उसे लगा था कि अगर वो चली गई तो बूढ़ी औरत को उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ताई प्योंग ने पूछा कि फिर क्या हुआ। ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट ने बताया कि आखिर में उसने ऐसा नहीं किया। उसने याद किया कि जब उसने दरवाजा खोला तो सामने अनंत पर्वत और जंगल दिखे, विशाल और अनजान। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसके पास जाने को कोई जगह नहीं थी। तो आखिर में वो अपने कमरे में लौट आई। फिर से उसने सारा दोष खुद पर लिया। उसने अपने घुटनों के चारों ओर हाथ बांधे, बुदबुदाई कि वो मृत्यु से बहुत डर गई थी। ताई प्योंग गहरे विचारों में डूब गया। उसे अपने अतीत की एक दर्दनाक याद आई। उसे याद आया जब डर और जीने की चाह में उसने एक आदमी को मार डाला था। उसे अभी भी एक बच्चे की दर्द भरी चीखें सुनाई देती थी, जो अपने पिता के शव पर रो रहा था और उसे हत्यारा कह रहा था। लेकिन बच्चे को नहीं पता था कि वो आदमी एक क्रूर डाकू था। ताई प्योंग ने सिर्फ अपनी रक्षा की थी। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हुए उदासी में उसने उससे कहा कि अगर उसे रोने की जरूरत है तो वो रो ले, सब कुछ बाहर निकाल दे। ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट ने अपनी आंसुओं भरी आंखें उठाकर उसे देखा, भावनाओं से अभिभूत। ताई प्योंग अपनी ही बंद मुट्ठियों को देखते हुए बोलता रहा। उसने स्वीकार किया कि हालांकि उसने एक बार सोचा था कि जीवन में उसे कुछ भी पछतावा नहीं होगा, उसे अब एहसास हुआ कि वो भी उन बोझों को ढो रहा है जो उसे सताते हैं। उसने कबूल किया कि वो उस पहले दिन को कभी नहीं भूलेगा जब उसने किसी की जान ली थी, और वो स्मृति अभी भी उसके भीतर बनी हुई है। उसने उसे प्रोत्साहित किया कि वो उसके जैसे अपने दर्द को बाहर निकाले और आगे बढ़े। उसने स्वीकार किया कि जीवन पछतावों से भरा है, लेकिन उसने उसे याद दिलाया कि ये इंसान होने का हिस्सा है। उसने उसे सब कुछ याद करने और अगर उसे अभी भी दर्द महसूस होता है तो उसे शोक करने की अनुमति देने को कहा। ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट, उसकी आंखें आंसुओं से भरी, ने धीरे से जवाब दिया, आखिरकार सहमति जताते हुए। ताई प्योंग ने अचानक बातचीत को रोका, उत्सुकता से टिप्पणी करते हुए कि ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट अब आम लोगों की भाषा में बात नहीं करती। ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट, जो अपने प्रिय के अंतिम विश्राम स्थल के पास खड़ी थी, ने एक शांत भाव के साथ उसकी ओर मुड़कर उसकी टिप्पणी को स्वीकार किया, ये पुष्टि करते हुए कि वो वास्तव में बदल गई है। एक उज्जवल मुस्कान के साथ उसने कहा कि अब ब्लैक टॉर्टोइस पैलेस की प्रभारी होने के नाते ये स्वाभाविक था। इसके बाद दोनों ने महल की ओर वापसी की यात्रा शुरू की। दूर में महल सूरज की रोशनी में हल्के से चमक रहा था। चलते हुए ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट ने ताई प्योंग से दिल की बात साझा की, ये बताते हुए कि राजधानी और महल में लौटने से उसे पुरानी यादें ताजा हो रही थी। उसकी पुरानी जिंदगी की यादें वर्तमान में घुल मिल रही थी। ताई प्योंग ने समझदारी से जवाब दिया, ये व्यक्त करते हुए कि ये उसके लिए एक कठिन यात्रा रही होगी। ये सुनकर ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़कर अचानक उस वादे को याद किया जो उसने किया था। हल्के फुल्के लहजे में उसने उसे याद दिलाया कि उसने लौटने पर उसे इनाम देने का वादा किया था। फिर उसने पूछा कि क्या उसकी कोई इच्छा है। ताई प्योंग के जवाब देने से पहले ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट ने बात जारी रखी, हल्के मजाक के साथ स्वीकार करते हुए कि इतने लंबे समय तक आम आदमी की तरह जीने के बाद वो अब महल के जटिल नियमों को पूरी तरह नहीं समझती। उसने जोर से सोचा कि किस तरह का इनाम उचित होगा। उसके पद को देखते हुए उसने सुझाव दिया कि शायद वो ताई प्योंग को क्रिम्सन पैलेस में जगह दिलाने में मदद कर सकती है। हालांकि ताई प्योंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि उसे पदोन्नति में कोई रुचि नहीं है। उसने औपचारिक रूप से उसे योर ग्रेस कहकर संबोधित किया और फिर बताया कि चूंकि वो महल के नियमों से अपरिचित है, उसे कुछ चिंताएं हैं। ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट उसके गंभीर लहजे से हैरान उसे आगे चलते हुए देखती रही। उसने पूछा कि क्या वाकई उसे सब कुछ एक साथ सीखना जरूरी है, ये सुझाव देते हुए कि वो धीरे धीरे सीख सकती है। ताई प्योंग उसके लापरवाह रवैये से उदासीन ने चेतावनी के साथ जवाब दिया। उसने सलाह दी कि ग्रैंड गेट पार करने के बाद जो भी हो उसे डरने नहीं देना चाहिए। ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट को अभी भी उसका मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन उससे पहले कि वो और पूछ पाती, हवा अचानक सैनिकों के दौड़ने और चिल्लाने की आवाजों से भर गई। आवाजें चिल्लाई कि उन्हें लक्ष्य मिल गया है और उसे तुरंत पकड़ने का आदेश दिया। अचानक हमले से चौंक कर ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत खुद को दोषी ठहराया, अफसोस जताते हुए कि ये सब उसकी गलती है। उसने स्वीकार किया कि उसका इरादा सिर्फ महल के बाहर कुछ चीजें देखने का था, लेकिन अब ये नतीजा हुआ। इस बीच सैनिकों ने ताई प्योंग को तेजी से जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने उसे दबा दिया, उसका सिर जमीन पर दबाया और उसकी बाहों को पीछे मोड़ दिया। एक सैनिक ने अधिकार के साथ बोलते हुए उसे चेतावनी दी कि वो प्रतिरोध न करे या कुछ मूर्खतापूर्ण न करे, उसे व्हाइट इमॉर्टल पैलेस के योद्धा के रूप में संबोधित करते हुए। उसी समय अन्य सैनिकों ने ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट को घेर लिया। उनकी आवाजें चिंता से भरी थी। उन्होंने पूछा कि क्या वो घायल है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो सुरक्षित है। ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट अभी भी सदमे और उलझन में समझ नहीं पाई कि ताई प्योंग के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उसके चेहरे पर चिंता और डर झलक रहा था। वो समझाना चाहती थी, हस्तक्षेप करना चाहती थी, लेकिन जब उसने ताई प्योंग की ओर देखा तो उसने उसे हल्के से सिर हिलाते देखा। यह सूक्ष्म इशारा उसे चुप रहने का मूक संकेत था। अनिच्छा से उसने अपने शब्दों को रोक लिया। फिर सैनिक ताई प्योंग को घसीट कर ले गए, आपस में बातें करते हुए। उन्होंने उसे कालकोहरी में बंद करने
और सब कुछ मार्शल को रिपोर्ट करने की अपनी मंशा जताई। जब टाई प्योंग को ले जाया जा रहा था, उसके विचार शांत रहे। उसने स्थिति को ध्यान से सोचा, ये समझते हुए कि उसके अपराध जल्द ही परिषद में पेश किए जाएंगे। हालांकि उसने ये भी समझा कि परिषद को भी ब्लैक टॉर्टस प्रिंसेस कंसॉर्ट को न्याय करने का अधिकार नहीं है। केवल सम्राट या युवराज के पास ऐसी शक्ति थी। उसने सोचा कि एम्परर अनसंग ने क्राउन प्रिंस हायन वैन को पूरी शक्ति सौंप दी थी, उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करने के इरादे से। लेकिन उसने ये भी याद किया कि युवराज ने शाही रानियों के मामलों में कम रुचि दिखाई थी। जब टाई प्योंग को कालकोर्री की ओर ले जाया गया, उसका दिमाग स्थिति को जोड़ता रहा। उसने सोचा कि परिस्थितियों को देखते हुए ब्लैक टॉर्टस प्रिंसेस कंसॉर्ट शायद अपनी स्थिति बनाए रख सकती है। उसका एहसास उपन्यास में वर्णित घटनाओं से मेल खाता था। टाई प्योंग के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी जब वो दो सैनिकों के बीच चल रहा था। वो शांत रहा, बिना किसी बंदी जैसे भाव के। अगर ब्लैक टॉर्टस पैलेस के नेता ने परिषद में अपनी राय रखी, तो सबसे बड़े अधिकारी भी इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। सब कुछ उसने सोचा जैसा उसने अनुमान लगाया था, वैसे ही हो रहा था। इस बीच ब्लैक टॉर्टस प्रिंसेस कंसॉर्ट के महल में दो नौकरानियां गर्मजोशी भरी आवाजों में अपनी मालकिन का स्वागत करने आई। उन्होंने राहत जताई कि उसने इतना कुछ सहा और आखिरकार लौट आई। ब्लैक टॉर्टस प्रिंसेस कंसॉर्ट ने एक नौकरानी अनरम की ओर मुड़कर तुरंत स्थिति के बारे में पूछा। उसने पूछा कि क्या अनरम को पता है कि क्या हो रहा है, ये बताते हुए कि उसने सुना था कि उसके साथ आए योद्धा को कालकोठरी में कैद किया गया है। अनरम पहले हैरान दिखी, फिर उसने उस योद्धा की पहचान की पुष्टि की, लेकिन उसका लहजा जल्द ही ठंडा हो गया जब उसने कहा कि वो आदमी अपने भाग्य का हकदार है। उसने बताया कि उसने विशेष इकाई को धोखा दिया, आदेशों की अवहेलना की और ब्लैक टॉर्टस कंसॉर्ट के आदेश पर भाग गया। ब्लैक टॉर्टस प्रिंसेस कंसॉर्ट को यह जवाब सुनकर बेचैनी हुई। उसने तुरंत कहा कि अगर ऐसा है तो उसने सिर्फ उसके आदेशों का पालन किया था, क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? अनरम यूनो के पास खड़ी ने जवाब दिया कि उसकी सजा का फैसला एम्परर अनसंग व्यक्तिगत रूप से करेंगे। उसने कहा कि उस पल में यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि सटीक परिणाम क्या होंगे। अपराधबोध ने ब्लैक टॉर्टस प्रिंसेस कंसॉर्ट को घेर लिया। बैठते हुए उसने चिंता से अपनी जांघों पर हाथ रखे, ये सोचकर कि ये सब उसकी गलती है। उसने सोचा कि टाई प्योंग उसकी हरकतों की वजह से कालकोठरी में पहुंच गया। वो सिर्फ सहयोग करना और एक इच्छा पूरी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने में एक व्यक्ति को प्रशंसा और प्रोत्साहन मिला, जबकि दूसरा परिणाम भुगत रहा था। सब कुछ सामाजिक स्थिति के विशाल अंतर की वजह से। उसके हाथ संकट में कसकर बंद हो गए जब उसने अपने आसपास की कई नौकरानियों को देखा। उसके विचार उस पल की ओर चले गए जब वो और टाई प्योंग महल के दरवाजों के पास पहुंचे थे। उसे उसकी चेतावनी याद आई, उसके शब्द जो उसे ग्रैंड गेट पार करने के बाद डरने से मना कर रहे थे। उस पल ब्लैक टॉर्टस प्रिंसेस कंसॉर्ट को एहसास हुआ कि वो कितनी भोली थी। अब जाकर उसे समझ आया कि टाई प्योंग को शुरू से पता था कि उसका क्या भाग्य होगा। वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। ये अजीब था। ये बंधन सालों की संगति से नहीं बना था, बल्कि एक अजनबी के साथ क्षणिक मुलाकात का नतीजा था। फिर भी उसकी वजह से उसे ये भाग्य भुगतना पड़ा। भारी अपराधबोध उसके दिल पर बोझ बन गया। उसके हाथ कसकर बंद रहे और उसका शरीर उसकी भावनात्मक उथल पुथल को दर्शाता हुआ आगे झुक गया। इस बीच रेड पैलेस के योद्धा दस्ते के कमांडर ने चोंग लोई हंग से बात की, उसे याद दिलाते हुए कि उस युवक ने एक बार क्रिम्सन क्वीन कंसॉर्ट की जान बचाई थी। कमांडर ने परिषद में उसके पक्ष में बोलने की पेशकश की ताकि हल्की सजा मिल सके। इस अवसर से उत्साहित चोंग लोई हंग ने उत्सुकता से जवाब दिया। उसने इसे टाई प्योंग को अपने कर्ज में लाने का सही मौका माना। उसने क्रिम्सन पैलेस में उसे लुभाने का विचार भी बनाया। इस योजना के साथ उसने जोंग रे को आदेश दिया। उसने उसे टाई प्योंग को ढूंढने और कम सजा के बदले क्रिम्सन पैलेस में शामिल होने के लिए मनाने को कहा। जोंग रे ने आदेश स्वीकार किया, हालांकि उसने भारी आह भरी। मन ही मन उसने अफसोस जताया कि कालकोठरी में टाई प्योंग से मिलना बहुत अटपटा होगा। फिर भी उसने अपनी गति तेज की, ये सोचते हुए कि बातचीत को कैसे संभालना है। लेकिन उसे एक बात निश्चित रूप से पता थी, टाई प्योंग ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे साधारण मनाने के शब्दों से आसानी से डिगाया जा सके। उसे मनाना एक अटल पहाड़ को हिलाने जैसा था। जब जोंग रे आखिरकार कालकोठरी पहुंचा तो वो जो देखा उससे हैरान रह गया। टाई प्योंग कैदी की तरह दिखने के बजाय एक बच्चे की तरह मुंह फुलाए हुए था, दयनीय भाव के साथ। उसने खाने की गुहार लगाई, वादा करते हुए कि अगर उसे खाना दे दिया जाए तो वो उनकी सारी मांगे मान लेगा। जोंग रे अब पूरी तरह तंग आ चुका था, ने अपना माथा पकड़ लिया और सैनिकों को एक कटोरी चावल का सूप लाने का आदेश दिया। उस पल टाई प्योंग का चेहरा खुशी से चमक उठा, मानो उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। जब इन लैम्ब ने ब्लैक टॉर्टस प्रिंसेस कंसॉर्ट को देखा तो वो अपनी सोच व्यक्त किए बिना न रह सकी। शाही आदेश की प्रतीक्षा करते हुए उसने स्वीकार किया कि वो अपनी चिंता के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाई थी। लेकिन उसने कहा कि दूसरी तरफ ये आभार की बात थी। अपने दिल पर हाथ रखते हुए उसने ब्लैक टॉर्टस प्रिंसेस कंसॉर्ट की ओर देखा। उसके चेहरे पर परेशान भाव देखकर पूछा
कि क्या वो अस्वस्थ महसूस कर रही है। उसकी आवाज में चिंता थी, क्योंकि वो उसे गहरे विचारों में डूबी देख रही थी। ब्लैक टॉर्टोइस प्रिंसेस कंसोर्ट चिंतन में खोई ने धीरे से स्वीकार किया। उसने बताया कि वो बस एक क्षणिक बेतुकी सोच में थी। उसके शब्द भारी हो गए जब उसने कबूल किया कि उसकी गलती से किसी को काल कोठरी में डाला गया। यह सुनकर इन लैम्ब ने उसके कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा। उसने पूछा कि क्या वो व्हाइट इमॉर्टल पैलेस के योद्धा की बात कर रही है। बिना हिचक ब्लैक टॉर्टोइस प्रिंसेस कंसोर्ट ने पुष्टि की कि वो वही है। उसने कहा कि वो योद्धा उसकी वजह से इस स्थिति में फंस गया और अब उसे कैद में रखा गया है और अपराधों का आरोप लगाया जा रहा है। एक सवाल जो उसके दिल पर भारी था अचानक सामने आया। उसने इन लैम्ब से पूछा कि क्या शारीरिक दंड को गंभीर सजा माना जाता है। उसके हाथ उसकी गोद में कसकर बंद रहे। उसकी चिंता उसकी मुद्रा में साफ दिख रही थी। इन लैम्ब ने उसके सवाल पर ध्यान से सोचा, फिर जवाब दिया। उसने बताया कि शारीरिक दंड की गंभीरता अलग अलग होती है। ज्यादातर मामलों में, उसने कहा, एक मजबूत व्यक्ति भी कम से कम 10 दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है, कुछ भी करने में असमर्थ। अगर दंड बहुत कठोर हो तो अत्यधिक रक्तस्राव से मृत्यु का बहुत वास्तविक खतरा होता है। बोलते हुए उसने ब्लैक टॉर्टोइस प्रिंसेस कंसोर्ट के बाल संवारना जारी रखा। हालांकि उसने जल्दी ही देखा कि वो कितनी हिल गई थी। ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट ने अचानक उसकी ओर सिर घुमाया। उसकी आवाज त्वरा से भरी थी जब उसने पूछा कि क्या उसने जो कहा वो सच है। फिर मानो भावनाओं के भंवर में फंस गई हो, वो अपनी पहले वाली स्थिति में लौट आई। गहरे विचारों में डूब गई। उसने सारी मदद के बारे में सोचा और एक पक्का फैसला लिया। उसे जल्दी से उसका बदला चुकाने के लिए कुछ करना होगा। एनलम का ध्यान आकर्षित करते हुए उसने सच्चाई से कहा। उसने स्वीकार किया कि उसने पहले उसे बहुत परेशानी और चिंता दी थी और अब उसने पूछा कि क्या वो आखिरी बार उसकी मदद कर सकती है। एनलम ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सावधानी से पूछा कि उसे क्या चाहिए। ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट ने फिर अपनी मांग बताई। सबसे पहले वो विशेष इकाई के सदस्यों को एक दिल से पत्र लिखना चाहती थी ताकि महल से बिना अनुमति चले जाने के लिए माफी मांगे। फिर वो चाहती थी कि वे योद्धा टायोंग के लिए दया की याचिका दायर करने का अनुरोध करें। यह सुनकर एनलम हैरान रह गई। इस साहसिक अनुरोध से चौंक कर उसने तुरंत जवाब दिया, ये बताते हुए कि हुआम्बू पैलेस की मालकिन के रूप में वो खुले तौर पर ऐसे पत्र नहीं भेज सकती या किसी साधारण योद्धा के लिए तुरंत याचना करके खुद को नीचा नहीं दिखा सकती। उसके शब्दों से हैरान ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट ने उत्सुकता से उसकी ओर मुड़कर पूछा कि वो इसके बजाय क्या करने का सुझाव देती है। उसकी आंखें मार्गदर्शन की याचना से चमक रही थी। वो एनलम को उम्मीद भरी सच्चाई से देख रही थी। उसके ईमानदार भावों का सामना करते हुए एनलम को मना करना मुश्किल लगा। थोड़ा रुकने के बाद उसने समझाया कि विशेष इकाई के सदस्य पहले ही अपने अपने महलों में लौट चुके हैं। उनके लिए सीधे लिखने के बजाय उसने सुझाव दिया कि वो प्रत्येक महल के प्रभारी व्यक्ति को पत्र भेजे। फिर उसने उचित तरीके से पत्र तैयार करने में मदद की पेशकश की। यह सुनकर ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट का चेहरा कृतज्ञता और खुशी से चमक उठा। उसने एनलम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि वो उसकी मदद करने को तैयार थी। फिर जब एक और विचार उसके दिमाग में आया, उसने पूछा कि क्या कोई और है जो टाई पियोंग की मदद कर सकता है। एनलम थोड़ा उलझन में ने सवाल पर ध्यान से सोचा, फिर जवाब दिया। उसने सुझाव दिया कि चूंकि टाई पियोंग व्हाइट इमॉर्टल पैलेस का योद्धा है, यह सबसे अच्छा होगा कि व्हाइट इमॉर्टल पैलेस के एल्डर से सीधे मिलकर स्थिति समझाई जाए। ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट उत्सुक होकर ने पूछा कि व्हाइट इमॉर्टल पैलेस का एल्डर कौन है। इन लैम्ब ने धैर्य से समझाया कि एल्डर एक दाववादी पुजारी है जो महल में दाववादी प्रथाओं की देखरेख करता है। उसने बताया कि एल्डर का दर्जा एक उच्च पदस्थ अधिकारी के बराबर है और वह दिवंगत सम्राट का करीबी विश्वास पात्र था। दरबार के सबसे वरिष्ठ मंत्री भी उसका हल्के में व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करते। यह सुनकर ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट ने दृढ़ बयान दिया। उसने घोषणा की कि वो स्वयं व्हाइट इमॉर्टल पैलेस जाएगी और सब कुछ स्पष्ट करेगी। इन लैम्ब उसकी भूली दृढ़ता से हैरान रह गई, लेकिन उसका संकल्प देखकर उसे सहमत होना पड़ा। अचानक ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट पीछे मुड़ी। उसका चेहरा गंभीर था। अपनी तर्जनी उठाते हुए उसने कहा कि उसे अभी कुछ समझ आया। उसने याद किया कि हुआम्बू पैलेस में जल्द ही एक सभा होने वाली थी। इन लैम्ब इस खुलासे से चौंक कर जवाब देने का समय भी नहीं पाई, इससे पहले कि वो बोलती रही। उसने आत्मविश्वास से कहा कि अगर ऐसा है तो वो खुद को नम्र करेगी और अन्य रानियों के सामने झुकेगी, उनकी मदद मांगेगी। यह सुनकर इन लैम्ब उसकी साहसिक सोच से और भी चिंतित हो गई। उसने तुरंत जवाब दिया, उसे ऐसा न करने की सलाह दी। उसने समझाया कि ऐसा करना एक बड़ा दायित्व पैदा करेगा जो भविष्य में उसके लिए असुविधाजनक हो सकता है। इसके अलावा उसने बताया कि अन्य रानियों के पास उस व्यक्ति की मदद करने का कोई कारण नहीं है जिसका कोई समर्थक नहीं। हालांकि ब्लैक टॉर्टोइस कंसोर्ट अपने फैसले पर अड़िग रही। उसने तर्क दिया कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो उसे नतीजा कैसे पता चलेगा। उसकी आवाज गहरे विश्वास से भरी थी। उसने कहा कि कैद में बंद व्यक्ति हर दिन कष्ट झेल रहा है और अगर वो, जो ब्लैक टॉर्टोइस पैलेस की शान में रहती है, उसकी मदद के लिए कुछ कठिनाई सहने का साहस नहीं दिखा सकती तो ये उसके लिए शर्मनाक होगा। उसका चेहरा दृढ़ था। उसके शब्द भावनाओं से भरे थे। इस बीच काल कोर्री में टाई पियोंग काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसने अभी अभी भरपेट भोजन किया था। वो आराम से पीछे झुका, अपनी परिस्थितियों पर विचार करते हुए।
उसने सोचा कि कालकोरी में जीवन कितना अजीब तरह से आरामदायक लग रहा था। ये समझने के लिए कि बातें इस हद तक कैसे पहुंची, उसने 3 दिन पहले की मुलाकात को याद किया जब वो जोंग रे से मिला था। बातचीत में परिषद का जिक्र आया। जोंग रे ने बताया कि जब परिषद बुलाई जाएगी तो जनरल त्रिनाए शायद ताई प्योंग को बहुत सम्मान देगा। ताई प्योंग इस जानकारी से उत्सुक ने जिज्ञासा के साथ जवाब दिया। पूछा कि क्या यह वाकई सच है। उसने कहा कि ऐसा पक्षपात वास्तव में महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जोंग रे ने ईमानदारी से कहा कि राजनीति में बिना कीमत के कोई पक्षपात नहीं होता। गंभीर लहजे में जोंग रे ने आगे कहा। उसने बताया कि जनरल की ओर से उसे ताई प्योंग को एक प्रस्ताव की जानकारी देने के लिए भेजा गया था। अगर टेपेंग व्हाइट इमॉर्टल पैलेस छोड़ने को राजी हो तो उसे क्रिम्सन पैलेस में शामिल होना होगा। जोंग रे ने उसे भरोसा दिलाया कि इस व्यवस्था से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। फिर उसे सीधे देखकर उसने आखिरी सवाल पूछा, तयोंग इस प्रस्ताव के बारे में क्या सोचता है। उस पल ताई प्योंग चुप हो गया, अपने विकल्पों को सावधानी से तौलते हुए। गहरे विचारों में खोया ताई प्योंग ने एक पल बाद जवाब दिया। उसने शांति से कहा कि उसे ये ठीक लगता है। फिर उसने कहा कि अगर जनरल को उसके जैसे निम्न योद्धा को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े तो क्या यह देश के साथ असली विश्वासघात नहीं होगा। यह सुनकर जोंग रे हैरान रह गया कि ताई प्योंग ने कितनी आसानी से सहमति जताई। उसे यह अजीब लगा और उसने तुरंत पूछा कि क्या उसके पास कोई बैकअप योजना है जिससे उसे इतने आत्मविश्वास से बोलने की हिम्मत मिली। ताई प्योंग ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया कि उसके पास कोई योजना नहीं है। हालांकि उसने कहा कि हमेशा कोई ना कोई होता है जो आखिरकार उसके लिए खड़ा होगा और याचना करेगा। जोंग रे को अभी भी संदेह था। उसने टिप्पणी की कि ताई प्योंग का बेपरवाह रवैया और स्थिति में उसकी अप्रत्याशित सहजता दोनों ही हैरान करने वाली और परेशान करने वाली थी। अन्याय का आरोप लगने पर ताई प्योंग ने जवाब दिया कि उप जनरल ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके जैसे किसी पर समय बर्बाद करने की विलासिता रखता हो। उसने उप जनरल को महान उपलब्धियों से बोझिल व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जिसके रास्ते में वो दखल नहीं दे सकता। उसने कहा यही उसकी निष्ठा है। इस स्पष्टीकरण के बावजूद जोंग रे को संदेह रहा। उसने कहा कि ताई प्योंग उस तरह का व्यक्ति है जिसे अगर पानी में फेंक दिया जाए किसी तरह वो अपना सिर पानी की सतह के ऊपर रखने में कामयाब हो जाता। फिर उसने स्वीकार किया कि कम से कम उसे उम्मीद थी कि ताई प्योंग प्रस्ताव को पूरी तरह ठुकरा देगा। राहत की सांस लेते हुए उसने जवाब स्वीकार किया, अभी के लिए संतुष्ट। जोंग रे ने फिर अनुमान लगाया कि शायद तयोंग अपनी कमजोरियों को उजागर करने से डरता है, क्रिम्सन पैलेस में जबरन जाने और व्हाइट इमॉर्टल पैलेस की देखभाल के लिए कभी न लौट पाने से। उसने ताई प्योंग को याद दिलाया कि यह प्रस्ताव परिषद की बैठक शुरू होने तक वैध रहेगा। उस पल ताई प्योंग की बड़ी बहन लैन उससे मिलने आई। अपने छोटे भाई को कालकोठरी में देखकर वो सदमे में थी। उसने हांफते हुए उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब उसने जेल की लोहे की सलाखों को कसकर पकड़ा। उसकी आवाज दर्द से भरी शांत जगह में गूंजी जब उसने पूछा कि वो इतना दुबला कैसे हो गया। अविश्वास के लहजे में उसने सवाल किया कि उसके साथ क्या हुआ। उसके पीछे जोंग रे ने इस भावनात्मक पुनर्मिलन को देखा। दृश्य की कच्ची तीव्रता ने उसे एक पल के लिए स्थिर कर दिया। लैन दूसरों की मौजूदगी से बेपरवाह अपने भाई से बोलती रही। भावनाओं में डूबी उसने स्थिति पर अफसोस जताया, उसे उसके योद्धा उपाधि से संबोधित करते हुए। उनके बीच की लोहे की सलाखें भी उसके भारी दुख के सामने फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए जब उसने फिर बोला। उसने बताया कि वो उसके लिए सूखे शकरकंद और मैकेरल लाई थी। चिंता जताते हुए उसने पूछा कि क्या कालकोठरी का खाना पर्याप्त है। अपने भाई की खाने की आदतों को जानकर उसने मान लिया कि वो सब्जियां नहीं खाएगा और पहले से सोचकर उसके लिए खाने योग्य जंगली जड़ी बूटियां इकट्ठा की थी। जेल के अंदर ताई प्योंग उसकी यात्रा से हैरान था। उसने पूछा कि उसने क्रिम्सन पैलेस की कालकोठरी में प्रवेश कैसे पाया। लैन हमेशा ईमानदार ने पूरी सच्चाई से जवाब दिया। उसने बताया कि उसने बस सैनिकों के सामने घुटने टेके, रोया और गिड़गिड़ाया जब तक कि उन्होंने उसे अंदर नहीं आने दिया। उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत और निराशा थी कि कोई उसे मना नहीं कर सका। यह देखकर जैंग रिंग का चेहरा लाल हो गया। वो उसकी प्यारी हरकत से साफ तौर पर घबरा गया था। उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को समेटने की कोशिश की, अपनी शांति फिर से पाने की कोशिश में। ताई प्योंग स्थिति को देखते हुए मन ही मन उसकी रणनीति की प्रभावशीलता पर हैरान था। उसने सोचा कि ऐसा तरीका वाकई ताकतवर है जो हमेशा दूसरी पक्ष को नुकसान में डाल देता है। लैन ने फिर एक रजाई निकाली और उसे ताई प्योंग सेल में फेंक दी। उसने बताया कि वह द लॉन्ग ट्राई से एक अतिरिक्त रजाई लाई थी, यह भरोसा दिलाते हुए कि हेडमेड ने इसकी इजाजत दी थी। चिंता भरे चेहरे के साथ उसने कहा कि वो इसे अच्छे से धोकर बाद में लौटा देगी। उसका पूरा व्यवहार अपने छोटे भाई के लिए चिंता से भरा था। जोंग रे पास में खड़ा आखिरकार बोला। उसने घोषणा की कि निजी मुलाकात का समय खत्म हो गया है और लैन को जाना होगा। लैन घबराते हुए ने थोड़ा और समय देने की गुहार लगाई। उसने उसे औपचारिक रूप से संबोधित किया। उसकी आवाज त्वरा से भरी थी। जोंग रे ने लैन का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसे बाहर ले जाने की तैयारी करते हुए, लेकिन वो अभी भी अपनी बात पूरी करने की कोशिश कर रही थी। उसने ताई प्योंग को याद दिलाया कि वो रस्सियों को ढीला करे और अक्सर हिले डुले ताकि उसका शरीर अकड़ न जाए।
उसने ये भी बताया कि उसने उसके लिए कुछ किताबें छोड़ी है, अगर उसे बोरियत हो। उसने उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब जोंग उसे खींच कर ले गया, लैन ने अपने भाई को पुकारा, उसे रात को अच्छे से सोने की याद दिलाई। उसने चेतावनी दी कि कालकोटरी जैसी जगह अंधेरे विचार ला सकती है। उसे इसके बजाय खुशहाल चीजों पर ध्यान देने को कहा। वो और कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती गई जैसे ही उसे दूर ले जाया गया। अब अकेला ताई प्योंग को कृतज्ञता और खुशी का मिश्रण महसूस हुआ। उसने सोचा कि उसकी बहन उसकी कितनी फिक्र करती है। उसके शब्दों के बारे में सोचते हुए उसके दिल में गर्माहट फैल गई। उसने खुद से माना कि उसकी बहन हमेशा जरूरत से ज्यादा चिंता करती है, लेकिन उसने ये भी स्वीकार किया कि वो कितना भाग्यशाली है कि उसे ऐसी बहन मिली। अचानक उसकी सोच एक बुजुर्ग व्यक्ति के आने से टूट गई। नए आए व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि टायोंग के खुशहाल चेहरे को देखकर लगता है कि कालकोरी व्हाइट इमॉर्टल पैलेस से ज्यादा आरामदायक है। एल्डर अपने शिष्यों के सामने बैठा उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसने टिप्पणी की कि एक खास शरारती को काबू में रखना असंभव लगता है। बिना चेतावनी उसने पास का एक पत्ता उठाया और उसे चबा लिया। तुरंत ही उसने चेहरा बनाया, स्वाद की कड़वाहट पर अफसोस जताते हुए। ताई प्योंग एल्डर के अचानक आने से हैरान था। उसने मन ही मन सोचा कि वो कालकोठरी में कैसे पहुंच गया। एल्डर इस माहौल से बेपरवाह ने फिर एक सवाल पूछा। उसने पूछा कि क्या तयोंग ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। अभी भी अनिश्चित कि एल्डर का मतलब क्या है। ताई प्योंग ने हिचकते हुए जवाब दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने नहीं किया। एल्डर ने फिर पूछा, इस बार तेज लहजे में। उसने सवाल किया कि क्या ताई प्योंग अपने विश्वास को थामे रख पाया है। अपनी कलाइयों पर पड़ी जंजीरों को देखते हुए ताई प्योंग ने माना कि चीजें अनिश्चित लग रही है। एल्डर ने नाटकीय ढंग से आह भरी। सिर हिलाते हुए उसने सामने के गड़बड़ पर टिप्पणी की। हालांकि उसने कहा कि तयोंग का चेहरा अभी भी शांत और सहज लग रहा है। ताई प्योंग हैरान ने पूछा कि क्या यह वाकई इतना स्पष्ट है। एल्डर ने झुंझलाहट में कराहते हुए शिकायत की कि सैनिक भी अपने काम ठीक से नहीं कर पा रहे। उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि हर एक को सावधानी से चुना गया था, फिर भी व्हाइट इमॉर्टल पैलेस के उपद्रवी लोग परेशानी खड़ी कर देते हैं। उसने कहा कि उन्हें देखना ही थकान भरा है। ताई प्योंग अभी भी समझ नहीं पाया कि यह बूढ़ा आदमी महल से कब निकल कर आ गया। एल्डर जैसे ये एक सामान्य बातचीत हो ने कहा कि लगता है ताई प्योंग ने कुछ महत्वपूर्ण समझ लिया है। उसने कहा कि यह सौभाग्य की बात है। फिर बिना हिचके उसने ताई प्योंग को व्हाइट इमॉर्टल पैलेस लौटने पर खाना तैयार करने का निर्देश दिया। उसने बताया कि उसे ताई प्योंग का बनाया खाना खाए हुए काफी समय हो गया है। इस अप्रत्याशित अनुरोध से हैरान ताई प्योंग चुप खड़ा रहा, समझ नहीं पाया कि जवाब क्या दे। उसकी हिचक देखकर एल्डर ने सीधे सवाल किया। उसने पूछा कि क्या कुछ गलत है और क्या ताई प्योंग ऐसा करने को तैयार नहीं है। फिर उसने उस पर इल्जाम लगाया कि वो इतने समय बाद आलसी हो गया है, एक उंगली भी उठाने को तैयार नहीं। ये सुनकर ताई प्योंग आखिरकार हल्के से मुस्कुराया। सिर झुकाकर उसने अपनी कृतज्ञता जताई और सहमति दी। उसने फिर कहा कि वो खाने के लिए कुछ मांस शिकार करके लाएगा। एल्डर हमेशा की तरह मजाकिया ने हंसी में टिप्पणी की कि उसके दांत तो बचे नहीं, फिर भी ताई प्योंग उसे मांस खाने की उम्मीद रखता है। परिषद की बैठक में सम्राट चुपचाप विचारों में डूबा बैठा था, अपने सामने ढेर सारे दस्तावेजों को देखते हुए। उसने जोर से सोचा कि यह मामला खास गंभीर नहीं है, फिर भी कागजी काम का बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। उसके सामने नामों की सूची में कई प्रमुख लोग शामिल थे। डेप्यूटी जनरल त्रिनाई, एल्डर बक्तन, लाट्रियड वैन, चीफ वॉरियर ट्रोंगली, नोबल कंसोर्ट नैन है, लेडी फू डब्ल्यूए और कॉन्क्यूबाइन ट्रैन टनलांग। लेकिन उसका ध्यान सबसे ज्यादा एक अप्रत्याशित व्यक्ति की याचिका ने खींचा। सेलेस्टियल ड्रैगन कंसोर्ट की ओर से स्क्रॉल पकड़कर उसने जोर से सोचा कि आखिर वो क्यों इस मामले में शामिल हुई। अपने आप में बुदबुदाते हुए उसने अंतहीन कागजी काम पर आह भरी। राज्य मंत्री डेप्यूटी जनरल के सामने खड़ा था, उसकी जिम्मेदारियों के बोझ को स्वीकार करते हुए। उसने डेप्यूटी जनरल को भरोसा दिलाया कि वो अपनी बात संक्षिप्त रखेगा, ये जानते हुए कि उसका समय कितना कीमती है। सधे हुए शब्दों में उसने बताया कि ऊपरी परिषद में बीक्सियन पैलेस में कैद योद्धा के बारे में एक मामला सामने आया है। मंत्री ने समझाया कि उसकी बेटी कॉन्सोर्टिन ने योद्धा की तलवारबाजी में असाधारण प्रतिभा की बात की थी। उसने जोर देकर कहा कि उसे कैद में रखना उसकी प्रगति में बाधा डालेगा। डेप्यूटी जनरल योद्धा की कुशलता पर विचार करते हुए ने माना कि कंसोर्ट इन ने भी उसकी क्षमता को पहचाना है। मंत्री ने याद किया कि डेप्यूटी जनरल ने पहले योद्धा की परिस्थितियों को फिर से जांचने का सुझाव दिया था, खासकर क्योंकि उसने बीक्सिक माउंटेन के हंगामे में मंत्री की बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। हालांकि ऊपरी परिषद के मामले निष्पक्ष निर्णय की मांग करते हैं। मंत्री ने स्वीकार किया कि एक पिता और दोस्त के रूप में पूरी तरह तटस्थ रहना मुश्किल है। इस स्थिति में कुछ असामान्य था जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। बातचीत एक और हैरान करने वाले तत्व की ओर बढ़ी। प्रिंसेस आऊ की भागीदारी। हेवनली ड्रैगन प्रिंसेस के रूप में उसका प्रभाव बेजोड़ था, फिर भी उसने एक तीसरे दर्जे के योद्धा के बचाव में व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर चौंकाने वाला कदम उठाया। मंत्री ने सवाल किया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इतना प्रयास क्यों करेगी जिसका उससे कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। उसने डेप्यूटी जनरल से पूछा कि क्या उसे इस मामले में कोई जानकारी है। डेप्यूटी जनरल
अपनी सामान्य शांति बनाए रखते हुए ने कहा कि जहां तक उसे पता है कुछ खास बताने लायक नहीं है। जब उसने पूछा कि क्या प्रिंसेस की याचिका को बैठक में उठाया जाएगा, मंत्री ने पुष्टि की कि यह विषय अभी ऊपरी परिषद में पेश नहीं हुआ है। डेप्यूटी जनरल की लेडी आओ के प्रति लंबी सेवा और उनकी अटल वफादारी की सराहना करते हुए मंत्री ने बढ़ती चिंता जताई। उसने कहा कि हेवनली ड्रैगन की वोंगटू पर रक्षात्मक शक्ति कमजोर पड़ रही थी। राजधानी के बाहरी इलाकों में दुष्ट आत्माओं के उभरने की खबरें बत रही थी, और इससे भी परेशान करने वाली बात, सीमा के पास एक उच्च देवता के प्रकट होने की अफवाहें थी। इस आध्यात्मिक संतुलन में बदलाव की वजह से कैद योद्धा ने इतना ध्यान खींचा था। मंत्री ने बताया कि वो वैंग सोल परिवार से है, और अगर वो वाकई सोल ईमान का वंशज है तो इसके निहितार्थ महल के सबसे बड़े अधिकारियों के लिए भयावह होंगे। ये विचार कि ऐसे वंश के किसी व्यक्ति को महल में आने की इजाजत दी गई मंत्री के दिमाग में अपमानजनक था। इससे भी चौंकाने वाली बात प्रिंसेस आओ की भागीदारी थी। उसने व्यक्तिगत रूप से उसका बचाव किया, हालांकि उनके बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं था। यह मानना उचित था कि उसके पास कोई छिपा मकसद है। हेवनली ड्रैगन की शक्ति कमजोर होने के साथ यह विचार आया कि शायद वही इसका कारण हो सकती है। अगर ऐसा है तो शायद चोंगडू की प्रिंसेस के रूप में किसी नए व्यक्ति को उसकी जगह लेनी होगी। एक चिंतित आवाज ने भारी खामोशी को तोड़ा, पूछते हुए कि अगर चीजें इसी राह पर चलती रहीं तो उनका क्या भाग्य होगा। कहीं और एक योद्धा ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसका शरीर दुख रहा था, लेकिन उसका संकल्प अटल था। उसने कसम खाई कि वो इस दर्द को अपनी हड्डियों में उतारेगा, इसे कभी नहीं भूलेगा। उसे देखने वालों ने हैरानी में बुदबुदाया। 15 कोड़ों को सहने के बावजूद वो स्थिर रहा। टपयोंग, मानो सजा के बोझ से अछूता हो, ने जोर से सोचा कि अगर उसके पास होता तो वो कुछ टोफू खाना पसंद करता। उसने बीक्सियन पैलेस में अपने समय पर विचार किया। क्या उसकी वापसी को 2 महीने हो चुके थे या उससे भी ज्यादा? समय का बीतना अस्पष्ट लग रहा था। अपराध बोध उसके विचारों में घुस आया। उसने सोचा कि उसकी मौजूदगी ने उसके आसपास के लोगों को कितना तनाव दिया होगा। सुधार करने का फैसला लेते हुए उसने तय किया कि वो साधारण सूप के बजाय कुछ खास तैयार करेगा। उसका मन यानरी पर अटक गया। उसने एक बार सूप न लेने के लिए रोकर गुहार लगाई थी, लेकिन उसने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। पछतावा उसके मन में बस गया। उसने यानरी को कभी उस सम्मान के साथ नहीं देखा जो एक बड़ी बहन के रूप में उसे मिलना चाहिए था। उनकी बातचीत हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमती थी, उसकी बातों को चुनौती देते हुए बजाय सच्चे मन से सुनने के। आज कम से कम वो चीजों को अलग करेगा। वो उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएगा और सच्ची माफी मांगेगा। जैसे ही उसने ये संकल्प लिया, उसने यानरी को आते देखा। उसका चेहरा परेशान था। उसने पूछा कि क्या हुआ। डर भरी आवाज में यानरी ने बताया कि ह्यानी पियो उसका इंतजार कर रही है। बाद में ब्लैक टॉर्टस प्रिंसेस ने सहजता से बात की, समझाते हुए कि वो ह्यामू पैलेस से भाग आई थी। उसने टिप्पणी की कि दीवारें इतनी नीची थी कि उन्हें लांघने की प्रलोभन से बचना बड़ी चुनौती थी। उसने स्पष्ट किया कि उसका इरादा सिर्फ थोड़ा इधर उधर देखने का था, फिर लौटने का। तपंग, प्रभावित हुए बिना, ने बताया कि समस्या दीवारों की ऊंचाई नहीं, बल्कि लेडी पियो की असाधारण क्षमताएं थी। उसने कहा कि उसे अभी तक रानी होने के नियम पूरी तरह समझ नहीं आए हैं। ह्यांदी ने माना कि उसका व्यवहार शायद अनुचित था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वह चिंता के कारण आई थी। उसने उसकी सजा के बारे में सुना था और खुद देखना चाहती थी कि वो कैसा है। उसे देखकर उसने कहा कि वो कष्ट के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से मजबूत लग रहा है। उसने राहत जताई, ये मानते हुए कि मामला बिना और परिणाम के सुलझ गया है। जब टेपियन ने कहा कि कोई उसे देख सकता है, उसने उसे भरोसा दिलाया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। दिखावे के बावजूद वो ऐसी परिस्थितियों को संभालने में काफी निपुण थी। तभी वोंग आया, तप्यांग को त्वरा से संबोधित करते हुए। ह्यानी पियो को देखकर वो तुरंत सदमे में आ गया। घुटनों पर गिरकर पूछा कि महारानी को बीक्सियन पैलेस क्या लाया। उसने कहा कि अगर उन्हें उनकी यात्रा की सूचना मिली होती तो वे उनके स्वागत के लिए ठीक से तैयारी करते। ह्यानबी ने उसकी चिंताओं को खारिज किया, ये कहते हुए कि वो सेवा के लिए नहीं आई। फिर वो टेपियंग की ओर मुड़ी और उत्सुकता से वोंग हैंस की पहचान के बारे में पूछा। तपंग ने विरोध किया कि उसके लिए उसे इतने सहज ढंग से संबोधित करना अनुचित है। उसने अनुरोध किया कि उसे वॉरियर सोल या बस वॉरियर कहकर बुलाया जाए। त्यानी ने हल्के से मुंह बनाया और बुदबुदाया कि महल के रीति रिवाज बेवजह जटिल है। उसने वोंग को बीक्सियन पैलेस का लेखक और पुराना दोस्त बताकर परिचय दिया। ह्यानी ने परिचय को स्वीकार किया, फिर अपनी स्थिति पर विचार किया। उसने कहा कि उसके पास उचित साथी नहीं है, क्योंकि उसने बीक्सिक माउंटेन पर बहुत समय भटकते हुए बिताया है। उसने बताया कि टेपियंग उसकी ही उम्र का है, और हालांकि वो हिचकिचाया, उसने जोर दिया कि उन्हें दोस्त बनना चाहिए। तपंग को यह विचार पूरी तरह बेतुका लगा। पहले कभी किसी तीसरे दर्जे के योद्धा ने शाही रानी के साथ दोस्ती नहीं की थी। वह इस असंभवता पर हकलाया, लेकिन ह्युंदी ने आप भरते हुए उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया। उसने कहा कि चोंगडू पैलेस में कम समय बिताने के बावजूद वो पहले से ही इसके रीति रिवाजों में उलझ गया है। उसने अनुमान लगाया
कि उसे भी इसकी आदत डालनी होगी। उसने राहत जताई कि उसकी सजा सिर्फ कोड़े मारने तक सीमित थी। उसने टिप्पणी की कि अगर उसने चाय समारोह में हंगामा न किया होता तो चीजें और खराब हो सकती थी। टपयोंग, हैरान, ने पूछा कि उसने आखिर किया क्या था। गर्व के संकेत के साथ ह्यानी ने बताया कि उसने अन्य रानियों के सामने सिर झुकाया और उनकी मदद मांगी थी। उसने याद किया कि फायर फीनिक्स प्रिंसेस और एजियो ड्रैगन प्रिंसेस खास तौर पर उदार थी। उन्होंने कहा कि मेहनत का बदला क्रूरता से नहीं दे सकते। तपंग स्तब्ध रह गया जब ह्यानी ने बताया कि लेडी इन और लेडी जेवाई ने उसके बारे में अच्छा बोला था। उसने हिचकते हुए एक महत्वपूर्ण बात उठाई। उसने उसे याद दिलाया कि उसने पहले क्या कहा था, उसके लिए उससे प्यार में नहीं पड़ना। ब्लैक टॉर्टस प्रिंसेस ने मनोरंजन के साथ जवाब दिया कि ऐसा वाक्य किसी के भी चेहरे को अविश्वास में बिगाड़ देगा। उसके शर्मिंदगी के बावजूद टेपियंग ने स्पष्ट किया कि उसने ये घमंड से नहीं बल्कि यकीन से कहा था। फायर फीनिक्स प्रिंसेस और एजियो ड्रैगन प्रिंसेस दोनों उसके लिए रोमांटिक भावनाएं रखती है। यानी अविश्वास में ने पूछा कि क्या उसने हाल ही में किसी वैद्य से मुलाकात की है। उसने टिप्पणी की कि उसने कभी किसी को इतना लोकप्रिय होने की शिकायत करते नहीं देखा। मनोरंजन में उसने फिर मजाक में सुझाव दिया कि वो उसे निजी तौर पर वरन कहे। जब उसने अनिच्छा से मान लिया तो उसका चिढ़ाने वाला व्यवहार डगमगाया और वो मुड़ गई। ह्यांदी का चेहरा अप्रत्याशित लज्जा से गर्म हो गया जब वो भागकर चली गई। उसने टिप्पणी की कि उसे जाना चाहिए इससे पहले कि हेडमेड ज्यादा चिंतित हो जाए। उसने पीछे टेप को छोड़ा जो कांपली से कांप रहा था। उसने आखिरकार उसकी भावनाओं को समझ लिया। समय बीत गया और ब्लैक टॉर्टस कंसोर्ट खुद को विचारों में खोई पाई। उसने उस पल को याद किया जब टपयोंग ने उसे वरन कहा था। वो स्मृति उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। प्रत्येक शब्द ऐसा गूंज रहा था मानो उसने अभी अभी फुसफुसाया हो। उसने आह भरी, ये महसूस करते हुए कि उसकी उत्कृष्ट स्मृति कभी कभी वरदान से ज्यादा अभिशाप लगती थी। उस दिन का बोझ अभी भी बना हुआ था, मौसमों के बदलने से अप्रभावित। हालांकि तब से बहुत कुछ हो चुका था। यह कल की तरह ताजा लग रहा था। इस विचार से ही उसके चेहरे पर गर्मी दौड़ गई। शर्मिंदगी से अभिभूत वो उदास होकर बैठ गई, सिर अपने हाथों में दबाए। उसकी हेडमेड ने उसके परेशान चेहरे को देखकर नरमी से कहा कि वो बहुत चिंतित लग रही है। हम्बी ने जल्दी से चिंता को टाल दिया, अपनी बेचैनी को आगामी चाय पार्टी से जोड़ दिया। सच तो यह था कि उसने महल के मामलों में अनजान होने का नाटक करना पहले सीख लिया था। फिर भी चाहे वो कितना ही अनजान होने का दिखावा करे, रानियों को समझना मुश्किल था। उसने लेडी इन के बारे में सोचा, जिसका बड़ा दिल कभी कभी एक अजीब चिंता से ढक जाता था, मानो वो हमेशा कोई छिपा बोझ ढो रही हो। फिर लेडी जेवाइन थी, जिसकी ठंडी नजर अक्सर ह्यानी को बेचैन कर देती थी। हालांकि वो ठीक ठीक समझ नहीं पाती थी क्यों। कम से कम लेडी हमेशा एक सुखद मुस्कान बनाए रखती थी, जरूरत पड़ने पर माहौल को हल्का करती थी। लेकिन उसके साथ भी ह्यानी को कभी कभी लगता था कि वो कुछ छूट रही है। उसने कामना की कि वे सब बस आपस में अच्छे से रह सकें, लेकिन वो जानती थी कि महल कभी ऐसी साधारण चीजों की इजाजत नहीं देता। कहीं और एल्डर ने टपियों को 4 ग्रेट पैलेसेस की संरचना स्थिति की जांच करने का आदेश दिया, खास तौर पर क्यानोंग पैलेस पर जोर देते हुए। उसने बताया कि उस क्षेत्र में उसके कई तावीज निष्क्रिय हो गए हैं। उसने जोर दिया कि इस मामले को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। टेपिंग ने हिचकिचाते हुए सवाल किया कि इतना महत्वपूर्ण काम उस पर क्यों डाला जा रहा है। एल्डर, उसके संदेह से अप्रभावित, ने उसे जवाब देने के लिए डांटा। जब टपियोंग ने सुझाव दिया कि एल्डर को खुद इस मामले की जांच करनी चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, तो उसे तुरंत खारिज कर दिया गया। एल्डर ने जोर दिया कि उसके पास बड़ी चिंताएं, खासकर हेवनली ड्रैगन की कमजोर ऊर्जा को लेकर। ऐसे तर्क के सामने टपियोंग खुद को और बहस करने में असमर्थ पाया। उसने पहले ही बीकसिक माउंटेन में दुष्ट आत्माओं की बढ़ती मौजूदगी को देख लिया था, जो हेवनली ड्रैगन की सबसे मजबूत ऊर्जा से सुरक्षित होना चाहिए था। स्थिति निस्संदेह गंभीर थी। एक विचार उसके दिमाग में आया, क्या यह लव सॉन्ग ऑफ द सेलेस्टियल ड्रैगन की घटनाओं जैसा हो सकता है? वो कहानी दूर अतीत में हुई थी, फिर भी समानताएं उसे परेशान कर रही थी। हालांकि वो निश्चित नहीं था। इस संभावना ने उसे बेचैन कर दिया। जब वोंग हा को टपियों के 4 ग्रेट पैलेसेस में जाने की योजना का पता चला तो उसका चेहरा उदास हो गया। उसने स्वीकार किया कि यैनरिस के बयानों के आधार पर महल तप्यांग के लिए किसी भी युद्ध क्षेत्र से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तपंग ने जोखिम को स्वीकार किया, लेकिन उसे भरोसा दिलाया कि उसका एकमात्र लक्ष्य संरचनाओं की जांच करना है। वो किसी भी टकराव से बचना चाहता था। फिर भी क्यानोंग पैलेस में तावीजों के नाकाम होने की बात गहरी चिंता पैदा कर रही थी। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि किसी की मंशा को दर्शाता था। हा ने अपनी चिंताएं जाहिर की और कहा कि दाववादी जादू से उकेरे गए तावीज इतनी आसानी से अलग नहीं होने चाहिए। तपंग ने सहमति जताई और समझाया कि उन्हें हटाने के लिए किसी को उस पूरे खंभे को तोड़ना पड़ता जिस पर वे लगे थे। हा ने संभावनाओं पर विचार किया। उसने सुझाव दिया
कि शायद योकई की बची हुई यिन ऊर्जा ने जादू को धुंधला कर दिया हो। हालांकि तपंग ने एक और भी परेशान करने वाला विचार रखा। क्या होगा अगर किसी अत्यंत कुशल व्यक्ति ने उन्हें जानबूझकर हटाया हो? यह संभावना सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। तावीजों को एल्डर बीक्सियन ने खुद बनाया था। उन्हें हटाने के लिए किसी को एल्डर की दांववादी क्षमताओं का कम से कम आधा हिस्सा चाहिए होता। हा ने सवाल किया कि क्यानोंग पैलेस में ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति कहां छिपा हो सकता है। हा के दिमाग में एक विचार आया और उसने आह भरी। उसने लेडी सुका के टपियों के प्रति खुले स्नेह को याद किया और सुझाव दिया कि उसे टपियों की जगह जाना चाहिए। हालांकि अफसोस के साथ उसने स्वीकार किया कि वो काम से इतना दबा हुआ है कि वो कुछ समय तक बीक्सियन पैलेस भी नहीं जा सकेगा। टेपियंग की आंसू भरी आंखों को देखकर हा ने घोषणा की कि वो उसे बिना समाधान के नहीं छोड़ेगा। हा ने महल की जटिल गतिशीलता पर विचार किया, खासकर रानियों की चुपके की प्रतिद्वंद्विता पर। उसने देखा कि एज़ियोर ड्रैगन प्रिंसेस की स्थिति विशेष रूप से अस्पष्ट लगती है। अगर रानियों को पता था कि टपियों के लिए उनकी भावनाएं उसे खतरे में डाल रही हैं, फिर भी वे अपनी भावनाओं को दबाते हुए स्नेह रखती हैं, तो स्थिति और उलझ जाएगी। तभी एक आवाज ने उन्हें रोका, यह स्वीकार करते हुए कि हाँ, एक दुर्लभ समझदारी भरी बात कर रहा है। यानरे ने आत्मविश्वास से बोला और घोषणा की कि उन्हें शॉक थेरेपी की जरूरत है। उसने समझाया कि टपियों का 4 ग्रेट पैलेसेस में जाना रानियों को उससे पूरी तरह तंग करने का सही मौका है। उसने उनके पिछले असफल प्रयास पर विचार किया। तपंग के कपड़े फाड़ने से कुछ नहीं हुआ था। इस बार उसने जोर दिया कि उन्हें गंभीर होना होगा। उन्हें रानियों के टेपियम के लिए बचे किसी भी प्रशंसा को पूरी तरह तोड़ना होगा। उसने महल की यात्रा को एक टो मिशन के रूप में पेश किया और बिना हिचके योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए साथ चलने की पेशकश की। उत्साह के साथ यानरी ने अपनी रणनीति बताई। उसने बताया कि प्रत्येक महल के मालिक की व्यक्तित्व बहुत अलग है। प्रत्येक की अपनी खास पसंद और नापसंद है। लक्ष्य सरल था। उन्हें ठीक ठीक पता करना होगा कि प्रत्येक रानी किस तरह के पुरुष को पूरी तरह असहनीय मानती है। फिर टपियों को उस प्रकार को पूरी तरह अपनाना होगा। लेकिन किसी भी हाल में रानियों को यह शक नहीं होना चाहिए कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। टपियोंग स्वाभाविक रूप से संदेह में ने सवाल किया कि क्या यह वाकई काम करेगा। हालांकि ह्यानी इस विचार से उत्साहित लग रही थी। उसने योजना को अमल में देखा। टाई प्योंग इतना आपत्तिजनक व्यवहार करता कि रानियां मान लेती कि वो जानबूझकर खुद को नापसंद करने लायक बना रहा है। ऐसा करने से उनकी ओर से उसका आकर्षण कुछ ऐसा हो जाता जिसका पीछा करना असंभव था। यानरी आत्मविश्वास से भरी ने घोषणा की कि उनका एकमात्र विकल्प टाई प्योंग को पूरी तरह अनाकर्षक बनाना है। उसने उसे भरोसा दिलाया कि उसके मार्गदर्शन से ये योजना अचूक है। गर्मी की तपिश महल पर पड़ रही थी और लेडी इन्हें आगामी हेवनली ड्रैगन फेस्टिवल के बारे में अपनी चिंताएं जताई। उसने कहा कि साल के सबसे बड़े उत्सव के तेजी से नजदीक आने से उच्च अधिकारी और तनावग्रस्त हो गए हैं। फायर कंसोर्ट ने एज़ियोर ड्रैगन प्रिंसेस की दाववादी भविष्यवाणी में उल्लेखनीय सुधार पर टिप्पणी की। ह्यानी पियो ने कहा कि दरबारी अधिकारियों ने भी उसकी कुशलता की तारीफ की। उसे आश्चर्यजनक रूप से सटीक बताया। सीधे तारीफ मिलने पर एज़ियोर ड्रैगन प्रिंसेस ने विनम्र रुख रखा और जोर दिया कि उसे अभी बहुत सुधार करना है। फिर भी उसका चेहरा उदास हो गया, उन भावनाओं को छिपाते हुए जो उसने व्यक्त नहीं की। माहौल भारी होता देख ह्यानी पियो किसी बहाने से जाने की इच्छा करने लगी। उसने घर लौटकर चाय बनाने और बेचैनी भूलने की कल्पना की। हालांकि लेडी इन अनसुलझे सवालों से परेशान थी। उसने सोचा कि एज़ियोर ड्रैगन प्रिंसेस ह्यानी पियो से इतनी सतर्क क्यों रहती है, और शायद इससे भी जरूरी ह्यानी पियो ने वॉरियर सोल का इतना जोरदार बचाव क्यों किया। ये विचार उसके दिमाग पर भारी पड़े, जब तक कि उसने बिना हिचके ह्यानी पियो से पूछा कि क्या वो बीक्सियन पैलेस के टाई प्योंग को अच्छी तरह जानती है। ह्यानी पियो ने अचानक हिचकी ली, फिर जल्दी से खुद को संभाला। उसने स्वीकार किया कि वो टाई प्योंग को जानती है और याद दिलाया कि वो वही योद्धा है जिसके लिए उसने पिछले चाय समारोह में याचिका दायर करने को कहा था। बदले में ह्यानी पियो ने सावधानी से पूछा कि लेडी इन ने टाई प्योंग का जिक्र क्यों किया। लेडी इन ने बस कहा कि वो उसके ठीक होने पर उसके साथ तलवारबाजी करना चाहती है। उसने स्वीकार किया कि उसे काफी समय से द्वंद्व का मौका नहीं मिला है। इस जवाब ने ह्यानी पियो को अवाक कर दिया। उसने टाई प्योंग की रानियों के स्नेह को लेकर बेचैनी को याद किया और महसूस किया कि यह स्थिति उसके लिए चीजों को और खराब कर सकती है। जैसे जैसे बातचीत लंबी होती गई, ह्यानी पियो ने ध्यान टाई प्योंग से हटाने की कोशिश की। उसकी घबराहट भरी हंसी ने तनाव को कम करने में कुछ मदद नहीं की। इस बीच व्हाइट टाइगर कंसोर्ट चुपचाप देखती रही, फिर सहजता से पूछा कि वे एक साधारण तीसरे दर्जे के योद्धा के कार्यक्रम को लेकर इतनी चिंता क्यों कर रही है। उसके शब्दों ने कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा दी। अन्य रानियों ने नजरें मिलाई, लेकिन कोई भी लेडी सुकबी जितनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दे सका। जिसने व्हाइट टाइगर कंसोर्ट को तीखी नजर से देखा,
उसके चारों ओर एक अंधेरा साया छा गया। लेडी इन ने तुरंत इस टिप्पणी का खंडन किया और तर्क दिया कि तीसरे दर्जे के योद्धा भी महल के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसने तर्क दिया कि अगर नीचे वालों की उपेक्षा की गई तो ऊपर सब कुछ आखिरकार ढह जाएगा। यानी पियो बेताबी से चाहती थी कि यह बातचीत खत्म हो। उसे लग रहा था कि वो पतली बर्फ पर चल रही है। उसकी राहत अल्पकालिक थी। एक नौकरानी कमरे में आई और घोषणा की कि बीक्सियन पैलेस से आगंतुक 4 ग्रेट पैलेसेस में संरचना समस्याओं की जांच के लिए आए हैं। उसने समझाया कि यह मामला राक्षसी आत्माओं को रक्षा भेदने से रोकने से जुड़ा है। उस पल ताई प्योंग और यानरी ने महसूस किया कि सबसे खराब समय आ गया है। नौकरानी ने बताया कि 4 ग्रेट पैलेसेस की सभी रानियां अभी चानरियोंग पैलेस में चाय की बैठक के लिए इकट्ठा है। सामान्य रूप से निरीक्षण को फिर से निर्धारित किया जाता, लेकिन स्थिति की तात्कालिकता के कारण निर्देशों की जरूरत थी। यानरी तुरंत घबरा गई और ताई प्योंग से फुसफुसाकर कहा कि उन्हें अभी निकलना होगा। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, बीक्सियन पैलेस के प्रतिनिधियों को अंदर बुलाने का आदेश दे दिया गया। ताई प्योंग ने आगे बढ़कर चाय समारोह में व्यवधान के लिए विनम्रता से माफी मांगी। उसने चाय कक्ष के अंदर तावीज की संक्षिप्त जांच की अनुमति मांगी। एज़ियो ड्रैगन प्रिंसेस ने उसके आगमन को हल्के आश्चर्य के साथ स्वीकार किया और टिप्पणी की कि बीक्सियन पैलेस ने मामले को उम्मीद से जल्दी संभाल लिया है। लेडी सुकी से उम्मीद से पहले वाक्य सुनकर ताई प्योंग ने जल्दी से चीजें जोड़ ली। उसने महसूस किया कि एज़ियो ड्रैगन प्रिंसेस की भविष्यवाणी ने तावीजों को प्रभावित किया था। संरचना शायद जानबूझकर नहीं तोड़ी गई थी, ये केवल उसकी प्रथा से प्रभावित हुई थी। एक तनावपूर्ण खामोशी छा गई। लेडी सुकबी को तुरंत अपनी स्पष्टता पर पछतावा हुआ। उसने ताई प्योंग से अकेले में मिलने की उम्मीद की थी, अनजाने में संरचना को बिगाड़ने के बाद। इसके बजाय वो अन्य रानियों से घिरी थी जो अलग अलग रुचि के साथ स्थिति को देख रही थी। जब वो अंदर गया, इनबॉम परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाली व्हाइट टाइगर कंसॉर्ट ने सेलेस्टियल ड्रैगन फेस्टिवल की सहमेजबानी के अपने विशेषाधिकार का जिक्र किया। उसने दूसरों से अनुरोध किया कि अगर वे किसी भी तरह से कमी रहें तो उनकी निगरानी करें। जब उसे खामोशी मिली तो उसने लेडी इन की ओर मुड़कर पूछा कि क्या कुछ गलत है। लेडी इन्हें जल्दी से खुद को संभाला और इनकार किया कि कुछ भी गलत है। फिर उसने पूछा कि क्या लेडी डॉगबे उत्सव में कोई विशेष कौशल दिखाएंगी। व्हाइट टाइगर कंसॉर्ट ने साधारण जवाब दिया कि वो केवल एक प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेगी, समारोह के लिए एक आकाश लालटेन जलाएगी। लेडी इन ने इस विचार पर उदासीनता जताई और कहा कि उसने बचपन के बाद से कोई लालटेन नहीं छोड़ा है। जब वो बोल रही थी, अन्य रानियां मुश्किल से ध्यान दे रही थी। उनकी नजरें ताई प्योंग पर टिकी थी, जो संरचना की जांच कर रहा था। यानरी अचानक लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वो गिरती, ताई प्योंग ने उसे पकड़ लिया, जिसे केवल अनजाने में रोमांटिक तरीके से वर्णित किया जा सकता था। चाय कक्ष में एक ठंडा माहौल छा गया। 3 जोड़ी आंखें तुरंत यानरी पर टिक गई। उनकी खामोश खतरनाक मंशा ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। यानरी, स्थिति को पूरी तरह समझते हुए, ने जल्दी से ताई प्योंग को काम खत्म करके तुरंत जाने के लिए उकसाया और उसे धक्का दे दिया। घबराहट में ताई प्योंग ने हैरान होकर यानरी को बस सीढ़ियों पर सावधान रहने को कहा। मन ही मन यानरी निराश हो गई। उसने सोचा कि क्या ताई प्योंग अपने अनजान व्यवहार से जानबूझकर उन्हें दोनों को मरवाने की कोशिश कर रहा है। जांच पूरी होने पर ताई प्योंग ने बताया कि आंतरिक संरचनाओं में कोई बड़ी समस्या नहीं है। व्हाइट कंसॉर्ट ने राहत जताई क्योंकि हाल ही में महल के अंदर और बाहर गड़बड़ियां हुई थी। हालांकि मन ही मन वो एक परेशान करने वाले एहसास में उलझ गई। उसने देखा कि औसत दर्जे का योद्धा होने के बावजूद ताई प्योंग को रानियों से असामान्य ध्यान मिल रहा है। उसने माना कि वो ठीक ठाक दिखता है और उसके पास सम्मानजनक युद्ध कौशल है। फिर भी तर्कसंगत रूप से वो सिर्फ एक साधारण तीसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट है। उसे मिलने वाला ध्यान अस्वाभाविक लगता था। उसके मन में संदेह जड़ पकड़ने लगा। उसने तर्क दिया कि 4 ग्रेट पैलेसेस की रानियां सिर्फ दयालुता से किसी योद्धा का समर्थन नहीं करेंगी। उन्होंने बिना राजनीतिक फायदे या सामाजिक परिणामों की परवाह किए उसका बचाव किया था। इसके पीछे कुछ और होना चाहिए, कुछ छिपा हुआ। जब ताई प्योंग जाने की तैयारी कर रहा था, लेडी सुकबी ने कहा कि उसने क्यानोंग पैलेस के बाहरी हिस्से में प्रशिक्षण मैदान के पास कुछ संदिग्ध देखा है। उसने अनुरोध किया कि वो उस क्षेत्र की जांच करे। हालांकि ये काम खास मुश्किल नहीं था। ताई प्योंग उसके महल में जाने के विचार पर हिचकिचाया। लेडी सुकबी ने जोर दिया और तर्क दिया कि चूंकि वो वहां अक्सर अभ्यास करती है, उसे जांचना चाहिए कि क्या उसकी भविष्यवाणी अन्य संरचनाओं को प्रभावित कर रही है। उसने सुझाव दिया कि चाय समारोह खत्म होने तक इंतजार करके जांच ठीक से की जाए। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, लेडी इन ने बीच में कहा कि जूजैक पैलेस में भी संरचना समस्याएं हैं जिन्हें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। उसने कहा कि उसकी नौकरानियां भी चिंतित है। हालांकि उसकी नौकरानियां इस बात से पूरी तरह अनजान लग रही थी। लेडी इन ने फिर जोर दिया और पुष्टि की कि ताई प्योंग शुरू में
4 ग्रेट पैलेसेस की जांच के लिए आया था। उसने तर्क दिया कि अगर ऐसा है तो उसके महल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसने ये भी बताया कि संरचनाओं को प्रभावित करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के मामले में एल्डर बीक्सन की विशेषज्ञता टाई प्योंग से कहीं ज्यादा है। लेडी इन का तर्क ठोस था, इतना कि लेडी सुकबी ने भौहें चढ़ा दी। लेडी इन ने जारी रखा और सुझाव दिया कि किन रयांग पैलेस के बाद टाई प्योंग को जूजैक पैलेस जाना चाहिए। उसने बाद में तलवारबाजी सत्र की संभावना भी जताई। हालांकि ह्यानी पियो ने अचानक हस्तक्षेप किया। उसने जोर देकर कहा कि ह्यामू पैलेस कई दिनों से बीक्सन पैलेस की मदद का इंतजार कर रहा है, एक गंभीर संरचना समस्या के लिए। उसने दावा किया कि जूजैक पैलेस की चिंताएं उतनी जरूरी नहीं है और ह्यामू को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसकी हेडमेड ने उसके शब्दों को गंभीरता से लिया और खुद को पहले न देख पाने के लिए दोषी ठहराया। दूसरी हेडमेड्स ने नजरें मिलाई और मन ही मन अनीम की भोलीपन पर तरस खाया। व्हाइट कंसॉर्ट ने बढ़ते तनाव को देखा। हालांकि वो महल की सुरक्षा में सावधानी की जरूरत समझती थी। उसे लग रहा था कि इन संरचनाओं की तात्कालिकता को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। अंत में उसने सुझाव दिया कि बीक्सन पैलेस को तय करना चाहिए कि किन जांचों को प्राथमिकता देनी है। अनिच्छा के बावजूद रानियों ने सहमति दी। कमरे का तनाव बढ़ गया क्योंकि सबकी नजरें वॉरियर सोल पर टिक गई, ये इंतजार करते हुए कि वो पहले किस महल की जांच का फैसला करेगा। चाय समारोह के बाद हर रानी के अपने तर्क थे। ह्यानी पियो उसकी दोस्त के रूप में ने जोर दिया कि उसके महल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जबकि दूसरों ने चुपचाप अपनी भरोसेमंद गठबंधनों की याद दिलाई। हालांकि किसी ने अपनी मांगे खुलकर नहीं कही, चुप्पी का दबाव भारी था। टाई प्योंग ने हिचकिचाया, फिर सुझाव दिया कि बिको पैलेस की पहले जांच हो। उसने तर्क दिया कि चूंकि वहां कोई बड़ी समस्या नहीं है, वो इसकी स्थिरता जल्दी जान सकता है और बाकी महलों को ज्यादा समय दे सकता है। उसका फैसला तर्क पर आधारित था। हालांकि उसने डॉग बाय होंग की ओर याचना भरी नजर डाली, जो उसे बढ़ती उत्सुकता से देख रही थी। उसने सोचा कि क्या यह राजनीतिक रूप से उपयोगी योद्धा रानियों के साथ कोई छिपा पक्ष रखता है, एक संबंध जो वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अगर सही ढंग से उपयोग किया जाए तो वो 4 ग्रेट पैलेसेस में उसकी सत्ता को काफी मजबूत कर सकता है। व्हाइट कंसॉर्ट ने टाई प्योंग की विचारशीलता को स्वीकार किया और एक अप्रत्याशित रूप से उदार इनाम की पेशकश की। व्हाइट टाइगर कंसॉर्ट ने टाई प्योंग को काम पूरा होने के बाद बेको पैलेस के चाय कक्ष में नाश्ते के लिए आमंत्रित किया। टाई प्योंग का चेहरा इस प्रस्ताव से उदास हो गया क्योंकि वह जानता था कि इन शब्दों का असर क्या होगा। प्रतिक्रिया तुरंत दिखी। अन्य रानियों की नजरों में ईर्ष्या झलकी, हालांकि उन्होंने संयम बनाए रखा। व्हाइट टाइगर कंसॉर्ट माहौल के बदलाव से अनजान ने बस कहा कि अपने महल की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले के रूप में वो कम से कम इतनी कृतज्ञता का हकदार है। चर्चा खत्म होते ही व्हाइट टाइगर कंसॉर्ट की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने दूसरों की तीखी ठारी नजरों को नहीं देखा। बेको पैलेस से गुजरते हुए टाई प्योंग ने लव सॉन्ग ऑफ द सेलेस्टियल ड्रैगन के पात्रों पर विचार किया। हालांकि उपन्यास में कई प्रिय पात्र थे, सबसे नफरत करने योग्य पात्र पर कोई बहस नहीं थी। लेडी कंसॉर्टा उसे सत्ता की भूखी योजनाकार के रूप में दिखाया गया था, जो अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए नीच हरकतें करती थी। वो मुख्य खलनायिका थी जो सोल लैंड के रास्ते में हर कदम पर रोड़ा अटकाती थी। उसके कई अपराधों में उसने फायर फीनिक्स प्रिंसेस को जहर देने की कोशिश भी की थी, जो 4 पैलेसेस की सबसे प्रभावशाली रानी थी। हालांकि टाई प्योंग ने कहानी पूरी नहीं की थी। वो अनुमान लगा सकता था कि उसका अंत दुखद होगा, क्योंकि कथानक वादा करता था कि कर्म उसे अंत में पकड़ लेगा। अपने विचारों को दरकिनार करते हुए उसने हेडमेड यी रिम के साथ जांच पर चर्चा की। जब यी रिम ने पूछा कि गंभीर समस्याओं के मामले में क्या करना चाहिए, टाई प्योंग ने एल्डर बीक्सन के फैसले का इंतजार करने का सुझाव दिया। हालांकि अपनी शुरुआती जांच में बेको पैलेस स्थिर लग रहा था। उसने देखा कि इसका माहौल अन्य महलों से ज्यादा आरामदायक है। उसने तावीजों को जल्दी जांचने का संकल्प लिया ताकि व्हाइट टाइगर प्रिंसेस को परेशान न करना पड़े। संरचनाएं सही थी, जिससे उसने निष्कर्ष निकाला कि किन रयांग पैलेस की समस्याएं शायद एजियो ड्रैगन प्रिंसेस की आध्यात्मिक शक्ति की वजह से है। यानरी टाई प्योंग के पास खड़ी ने चुपचाप उसे 4 महलों में सावधान रहने को कहा। उसने कबूल किया कि चाय समारोह के दौरान उसे सचमुच अपनी जान का डर लगा था। फिर नाराजगी के साथ उसने नाटकीय ढंग से कहा कि टाई प्योंग का महज मौजूद होना एक ऐसी बीमारी की तरह है जो उसके आसपास की हर महिला को खत्म कर देती है। टाई प्योंग ने उसके शब्दों का विरोध किया, लेकिन यानरी ने माना कि हालांकि वो उसे उसकी किस्मत पर छोड़ना चाहती है, वो एक बीक्सन पैलेस के साथी को नहीं छोड़ सकती। उन्होंने जूजैक और ह्यामू पैलेसेस की यात्रा के लिए अपनी योजना पर चर्चा करने पर सहमति जताई जब वे लौटेंगे। जाने से पहले बिको पैलेस की एक नौकरानी आई और उन्हें मुख्य निवास के भीतरी कक्ष में चाय के लिए आमंत्रित किया। अंदर व्हाइट टाइगर प्रिंसेस ने अपनी कृतज्ञता जताई और कहा कि वो लंबे समय से एल्डर बीक्सन को ठीक से धन्यवाद देना चाहती थी। उसने उनके अधीनस्थों को अच्छा व्यवहार देना
उस सम्मान का हिस्सा माना। टाई प्योंग और यानरी इस अचानक आतिथ्य से हैरान थे, फिर भी उन्होंने विनम्रता से धन्यवाद दिया। हालांकि अंदर से वे थके हुए थे। उनके चेहरे बेजान खोल जैसे लग रहे थे जब चाय परोसी गई। व्हाइट कंसॉर्ट ने याद किया कि पिछले समारोह में यानी पियो ने टाई प्योंग की सजा कम करने के लिए बहुत प्रयास किया था। यह साफ था कि अन्य रानियों पर उसका बड़ा एहसान था। जब उसने इस बारे में पूछा, टाई प्योंग ने विनम्रता से अपनी भूमिका को कम करके बताया और जोर दिया कि उसने कुछ खास नहीं किया। उसकी बढ़ती उत्सुकता पर उसने संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिया। एज़्योर ड्रैगन प्रिंसेस के लिए उसने एक गंभीर बीमारी का इलाज करने में मदद की थी। फायर फीनिक्स प्रिंसेस के लिए उसने बैक्सैक्शन घटना के दौरान एक राक्षस के हमले से उसकी रक्षा की थी। और ह्यानी पियो के लिए उसने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की खोज में सहायता की थी। व्हाइट कंसॉर्ट ने ध्यान से सुना। उसका चेहरा भावहीन था। हालांकि उसके स्पष्टीकरण तर्कसंगत थे। उसे ये अजीब लगा कि ये एहसान इतने बड़े थे कि रानियां परिषद बैठकों में उसके लिए बोलती थी। जब उसने अपने संदेह जताए, टाई प्योंग ने बस कहा कि रानियां दयालु है और वह उनकी सहायता के लिए बहुत आभारी है। दोचा ने उसे तेज नजरों से देखा। व्हाइट टाइगर प्रिंसेस ने टाई प्योंग की विनम्रता को स्वीकार किया, लेकिन उसका लहजा बताता था कि वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। विषय बदलते हुए उसने टाई प्योंग के मजबूत लेकिन सुंदर रूप पर टिप्पणी की और जोर से सोचा कि क्या उसकी जवानी में उसे महिलाओं के अत्यधिक ध्यान से परेशानी हुई थी। टाई प्योंग ने अट्टे ढंग से ऐसी किसी बात से इनकार किया, जबकि उसके पास यानरी का चेहरा साफ तौर पर पीला पड़ गया, क्योंकि वो पहले से अनुमान लगा रही थी कि बातचीत कहाँ जा रही है। फिर कंसॉर्ट ने हल्के से सुझाव दिया कि शायद वो मार्शल आर्ट्स के प्रति इतना समर्पित था कि उसने ध्यान नहीं दिया। बढ़ती असहजता को भांपते हुए व्हाइट टाइगर प्रिंसेस ने बातचीत को शालीनता से खत्म किया और उन्हें उनके कर्तव्यों के लिए विदा कर दिया। टाई प्योंग और यानरी ने अपनी कृतज्ञता जताई और जल्दी से निकल गए। बाहर निकलते वक्त टाई प्योंग ने व्हाइट टाइगर प्रिंसेस की ओर पीछे देखा। बगल से भी वो उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान देख सकता था। बाद में चलते हुए यानरी ने बुदबुदाया कि व्हाइट टाइगर कंसॉर्ट कुछ समझने लगी है। डर की लहर ने उसे जकड़ लिया। जब उसने सोचा कि अगर व्हाइट टाइगर प्रिंसेस सचमुच सबूत जुटा रही है तो ये तबाही ला सकता है। टाई प्योंग जानता था कि लेडी कंसॉर्ट हस्तकता मजबूत करने के लिए कुछ भी करेगी। अगर उसे पता चला कि अन्य रानियों के एक साधारण योद्धा के लिए भावनाएं हैं, तो वो उस जानकारी का इस्तेमाल किसी एक को हटाने के लिए कर सकती है। ऐसे में उसका खुद का बचना मुश्किल होगा। यानी ने कहा कि वे चुप नहीं बैठ सकते, लेकिन जब टाई प्योंग ने पूछा कि वे बिको पैलेस की मालकिन के खिलाफ क्या कर सकते हैं, तो वो चुप हो गई, जवाब नहीं दे पाई। टाई प्योंग पर निराशा का बोझ छा गया। क्या ये सचमुच अंत था? उसका दिमाग भटकने लगा, अपनी सार्वजनिक फांसी की कल्पना करते हुए, जो उसके जीवन के अंतिम क्रेडिट्स जैसी लग रही थी। लेकिन फिर यानरी दृढ़ता से खड़ी हुई। उसने घोषणा की कि उन्हें एक योजना चाहिए। उसने माना कि उनकी प्राथमिकता अपने सिर को जोड़े रखना है। उसने विश्वास के साथ कहा कि जीवित रहना सबसे जरूरी है, चाहे स्थिति कितनी भी निराशाजनक हो। उन्हें थोड़े और समय के लिए संघर्ष करना होगा और लड़ना होगा। यानरी ने टाई प्योंग के कंधों को कसकर पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और कहा कि अब 3 लोग हो या 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाई प्योंग सदमे में जम गया। उसके शब्दों से उसका पूरा शरीर पत्थर बन गया। बिना वक्त गवाए यानरी ने वहां मौजूद सभी को इकट्ठा किया। उसने दृढ़ता से घोषणा की कि आज की बैठक का उद्देश्य टाइगर हंट योजना है, एक रणनीति जो टाई प्योंग के बचाव को सुनिश्चित करेगी। अब तक वे भागते रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें पहल करनी थी। यानरी ने अपनी योजना बताई, जबकि टाई प्योंग चुपचाप सुनता रहा। उसके विचार अनिश्चितता से भरे थे। वो सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या यह वाकई सही है? बिको पैलेस के भव्य हॉल में व्हाइट कंसॉर्ट ने अपनी नौकरानी की ओर उम्मीद भरी नजर से देखा और पूछा कि क्या उसने सौंपा गया काम पूरा किया। यिरिम ने सम्मान से बताया कि उसने इनबोंग हा परिवार के सेवकों से संपर्क किया, जो सेलेस्टियल ड्रैगन फेस्टिवल के लिए आने वाले हैं। हालांकि उसने स्वीकार किया कि खतरनाक सामग्री को महल में तस्करी करना मुश्किल था, क्योंकि ये गंभीर अपराध है। योजना में जहरीले योवॉल हायोंग को औषधीय सामग्री के रूप में छिपाने की बात थी, ताकि ये बिना शक के जांच से बच जाए। लेडी डीबीबीवाई ने शांत, गणनात्मक ढंग से सुना। उसने इंसानी स्वभाव की अप्रत्याशितता पर सोचा, कैसे भव्यता में रहने वाले भी एक साधारण योद्धा के प्यार में अतार्किक हद तक जा सकते हैं। फिर भी ये एक अवसर था। फायर फीनिक्स प्रिंसेस रानियों में सबसे प्रभावशाली, उसके रास्ते की असली रुकावट थी। अगर उसे हटाना है तो सावधानी से करना होगा। उससे पहले एक और जरूरी काम था, टाई प्योंग पर नियंत्रण हासिल करना। व्हाइट सेज पैलेस में बातचीत व्हाइट टाइगर प्रिंसेस की संभावित योजनाओं पर मुड़ गई। अगर उसने रानियों के टाई प्योंग के प्रति भावनाओं का पता लगा लिया तो वो सीधे कदम उठाएगी। सिर्फ यह दावा करना कि वे उससे स्नेह रखती है काफी नहीं होगा।
उसे ठोस सबूत चाहिए होगा जिसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। हाँ, वोंग ने बताया, और सीन, जो उनके बीच बैठा था, ने टिप्पणी की कि ऐसे मामले में व्हाइट टाइगर प्रिंसेस निश्चित रूप से सबूत ढूंढेगी। वोंग हा ने चेतावनी दी कि व्हाइट टाइगर प्रिंसेस जरूरत पड़ने पर सबूत कर भी सकती है। यह बहुत संभव था कि वो जल्द ही टाई प्योंग को बिको पैलेस वापस बुलाएगी। यानरी की रणनीति के अनुसार इसका एक ही जवाब था। उनकी सबसे अच्छी उम्मीद यह थी कि टाई प्योंग अपने प्राकृतिक आकर्षण, वाक्पटुता और उस अलौकिक जादू का इस्तेमाल करे जो महिलाओं के दिलों को मोह लेता था। उसे व्हाइट टाइगर प्रिंसेस को पूरी तरह अपने जाल में फंसाना था, इससे पहले कि वो उनके खिलाफ कदम उठाए। वोंग हा, हमेशा संदेही, ने यानरी से पूछा कि क्या वो इस रास्ते के बारे में निश्चित है। उसने जवाब दिया कि उनके पास कोई और ठोस विकल्प नहीं है। उसने तर्क दिया कि टाई प्योंग ने 1 साल में ही 3 क्राउन प्रिंसेसेस का स्नेह हासिल कर लिया था, तो उसके पास कोई अजीब आकर्षण होना चाहिए जो ऊंचे दर्जे की महिलाओं पर काम करता है। हालांकि उसने माना कि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या है। टाई प्योंग इस सुझाव पर अविश्वास में था और सवाल उठाया कि क्या वे सचमुच उससे इतने अनिश्चित अनुमान पर अपनी जान दांव पर लगाने को कह रहे हैं। यानरी, अडिग, ने उसे याद दिलाया कि उसकी जान पहले से ही खतरे में है। सीन, बातचीत का बोझ हल्का करने की कोशिश में, उसे आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ आश्वस्त किया। उसने वादा किया कि अगर योजना नाकाम हुई तो वे रात के अंधेरे में राजधानी से भाग सकते हैं। मजाक में उसने कहा कि वो सीमा पर सबसे बेहतरीन नौकरानी बन सकती है क्योंकि वो भिखारी के रूप में जीवित रही थी। टाई प्योंग एक पल के लिए सीन की उसकी खातिर अपनी सेलेस्टियल मेडन नियति छोड़ने की इच्छा से प्रभावित हुआ। अनिच्छा से सहमत होते हुए उसने माना कि समय उनके पक्ष में नहीं है। अगर उन्हें सफल होना था तो व्हाइट टाइगर प्रिंसेस को तुरंत उसे रोमांटिक रुचि के रूप में देखना होगा। चर्चा खत्म होने पर उसने खतरनाक दाव के लिए खुद को तैयार किया। जब यानरी ने टाई प्योंग की पूरी योजना सुनी तो उसने खुलकर अविश्वास जताया। उसने चिल्लाकर कहा कि उनकी स्थिति कितनी भी हताश क्यों न हो, यह विचार पूरी तरह पागलपन है। हालांकि वोंग हा ने अलग नजरिया पेश किया। उसने माना कि योजना हास्यास्पद लगती है। वोंग हा ने यह भी कहा कि यह वास्तव में उनकी सबसे अच्छी रणनीति हो सकती है। उसके अप्रत्याशित समर्थन ने यानरी को रुकने पर मजबूर किया और उसने उनके सीमित विकल्पों की सच्चाई पर फिर से विचार किया। इससे पहले कि वो अपने फैसले से पूरी तरह संभल पाता, दृश्य बदल गया। टाई प्योंग खुद को बिको पैलेस के प्रवेश द्वार पर खड़ा पाया। यिरिम ने उसका स्वागत अत्यधिक औपचारिकता के साथ किया। उसकी आवाज सावधानी से संतुलित थी। उसने कहा कि ऐसी औपचारिकता जरूरी नहीं है, लेकिन उसने तुरंत घोषणा की कि व्हाइट टाइगर प्रिंसेस की इज्जत करने वाले को उससे भी बराबर सम्मान मिलना चाहिए। थोड़ी देर बाद उसे अंदर ले जाया गया। व्हाइट टाइगर प्रिंसेस ने शांत मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और अफसोस जताया कि उसके व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उसे बार बार बुलाना पड़ रहा है। उसके शब्दों में एक छिपा हुआ स्वर था जो उसकी विनम्रता के ठीक नीचे था। उसने शालीनता से उसे अंदर आने का इशारा किया। भीतरी कक्ष में पहुंचने पर नौकरानी ने टाई प्योंग के आगमन की घोषणा की और व्हाइट टाइगर प्रिंसेस ने उसे प्रवेश दिया। उसने फिर से उसके समय लेने के लिए माफी मांगी। उसकी जांच के कर्तव्यों के महत्व को स्वीकार करते हुए टाई प्योंग ने सम्मानजनक रुख रखा और उसे आश्वासन दिया कि यह कोई समस्या नहीं है। उसने जोर देकर कहा कि देश की एक लेडी कंसोर्ट को एक साधारण योद्धा से माफी नहीं मांगनी चाहिए। व्हाइट टाइगर प्रिंसेस ने उसके विनम्र विरोध को नरम लेकिन दृढ़ स्वर में खारिज किया। उसने कहा कि एक लेडी कंसोर्ट के लिए उन लोगों के प्रयासों को स्वीकार करना पूरी तरह उचित है जो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उसने घोषणा की कि टाई प्योंग जैसे योद्धाओं की वजह से ही व्हाइट टाइगर प्रिंसेस ने कहा कि वो शांति से रह सकती है और इतनी कृतघ्न नहीं होगी कि एक साधारण माफी रोक ले। उसके शब्द दयालु थे, लेकिन उनमें एक साफ तीखापन था, एक सोची समझी मोहकता जो आगे की बातों का मंच तैयार कर रही थी। फिर उसने बैठक का असली मकसद बताया। चूंकि इनबोंग क्लैन इस साल के सेलेस्टियल ड्रैगन फेस्टिवल की मेजबानी कर रहा था, वो स्केलेटन सेरेमनी को एक भव्य प्रदर्शन के साथ शुरू करना चाहती थी। उसने पिछले साल के उत्सव का जिक्र किया जहां टाई प्योंग और फायर फीनिक्स प्रिंसेस का द्वंद्व सिर्फ महल के अधिकारियों ने देखा था। यह बेजोड़ तलवारबाजी का तमाशा था और उसे अफसोस था कि इतना असाधारण प्रदर्शन इंपीरियल कैपिटल के लोगों के साथ साझा नहीं हुआ। सावधानी से चुने शब्दों के साथ उसने एक विचार रखा जो उसे लुभाने के लिए था। उसने फायर फीनिक्स प्रिंसेस की शानदार हरकतों का चित्र खींचा जो बड़े मंच पर उत्सव के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। फिर सहजता से पूछा कि क्या टाई प्योंग एक बार फिर उसके साथ तलवारबाजी करने को तैयार होगा। टाई प्योंग ने सावधानी से जवाब दिया कि फायर फीनिक्स प्रिंसेस की राय इस मामले में उससे कहीं ज्यादा अहम है। व्हाइट टाइगर प्रिंसेस ने तुरंत जवाब दिया कि पहले उसे मनाना शायद कुंजी हो। उसने और जोर दिया, खास तौर पर उसकी राय पूछी। जब टाई प्योंग ने मना किया तो उसने अपनी नाराजगी नहीं छिपाई। उसने उसके कारण जानने की मांग की। उसका लहजा तीखा था।
उसके होठों पर मुस्कान बनी रही। ताई प्योंग शांत रहा और बस कहा कि वफादारी कभी कभी कारणों को निजी रखने की मांग करती है। इससे वो और भड़क गई। उसने उस पर असभ्यता का इल्जाम लगाया, ये कहते हुए कि वो दरबारी शिष्टाचार को जानते हुए भी उसका पालन नहीं कर रहा। कमरे का तनाव बढ़ गया। आखिरकार उसका धैर्य जवाब दे गया। अधिकार भरे स्वर में उसने उसे अपने असली कारण बताने का आदेश दिया। ताई प्योंग ने उसकी नजरों का सामना किया और पूछा कि क्या वह सचमुच उसे वो बताने का आदेश दे रही है जो वो छिपाना चाहता है। व्हाइट टाइगर प्रिंसेस की मुस्कान ठंडी हो गई। उसने कटुता के साथ कहा कि बेहतर होगा कि वो उसे दोहराने न मजबूर करे। उसकी विनम्रता टूटने लगी थी और नीचे उसकी असली मंशा की चमक दिख रही थी। ताई प्योंग ने अचानक भारी मन से घोषणा की कि उसने एक गंभीर पाप किया है। व्हाइट टाइगर प्रिंसेस उसके शब्दों से चौंक कर उसे हैरानी से देखने लगी। उसने भावुक स्वर में समझाया कि चोंगड़ू पैलेस में योद्धा के रूप में वफादारी निभाते हुए भी उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रण से बाहर बढ़ने दिया। उसने कबूल किया कि पिछले उत्सव में व्हाइट टाइगर प्रिंसेस का हेवनली ड्रैगन डांस देखने के बाद उसकी अलौकिक सुंदरता उसकी यादों में बस गई थी। ताई प्योंग ने कितना भी विरोध किया, उसकी सुंदरता की छवि उसकी बंद आंखों के पीछे टिकी रही। वो एक साधारण तीसरे दर्जे का योद्धा था, फिर भी उसका दिल पहाड़ से लुढ़कते हिमखंड की तरह हो गया था। रोकना असंभव था। अगर वो उत्सव की तैयारी के दौरान उसे देखता रहा तो उसे डर था कि उसकी भावनाएं पूरी तरह बेकाबू हो जाएंगी। व्हाइट टाइगर प्रिंसेस उसे हैरानी से देखती रही। उनके बीच खामोशी छा गई, जबकि टाई प्योंग ने मन ही मन माना कि यह पल कितना हास्यास्पद लग रहा होगा। ये एक रोमांटिक कहानी में होने वाला नाटकीय इकबालिया था, न कि ऊंचे दाव की राजनीतिक लड़ाई में। फिर भी उसके पास इसे पूरा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। व्हाइट टाइगर प्रिंसेस स्थिर रही, उसकी नजरों में संदेह झिलमिलाया। मौके को भुनाते हुए टाई प्योंग ने अपनी कथित दुविधा पर जोर दिया, ये कहते हुए कि यही कारण था कि वो उसके आदेशों का पालन नहीं कर सकता। उसकी बढ़ती भावनाएं उचित शिष्टाचार बनाए रखना असंभव बना रही थी। उसने अपने तरीके पर विचार किया, इसे बैक्सन स्टाइल की पुरानी चाल माना। हालांकि ये अनमना था, इसने अपना मकसद पूरा किया, लक्ष्य को शर्मिंदगी से अभिभूत करना। उसने सोचा कि अगर वो ये खेल लंबे समय तक खेलता रहा तो शायद व्हाइट टाइगर प्रिंसेस उसे भरोसेमंद समझने लगे, भले ही उसके कार्यों का तर्क बेतुका लगे। इससे पहले कि वह और सोच पाता, व्हाइट टाइगर प्रिंसेस ने तनाव को तेज ठंडी आवाज से काटा। उसकी नजरें तिरस्कार से सख्त हो गई और उसने उसे डांटना शुरू किया, ये पूछते हुए कि एक साधारण तीसरे दर्जे का योद्धा कैसे हिम्मत करता है। लेकिन वो अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर समझ की एक झलक दिखी और उसने जल्दी से खुद को संभाला। साफ था कि वो लगभग गलती कर बैठी थी। पहले वोंगहा ने संतुलित नजरिए से हस्तक्षेप किया था और कहा था कि व्हाइट टाइगर प्रिंसेस चाहे कितनी भी नाराज हो, वो टाई प्योंग को पूरी तरह नहीं छोड़ सकती। उसने टाई प्योंग से उसकी स्थिति पर विचार करने को कहा। वो उसे एक अनमोल हथियार के रूप में देखती थी जो 1000 सोने के सिक्कों से ज्यादा कीमती था। उसने समझाया कि टाई प्योंग कॉन्सॉर्ट एंड हयान के खिलाफ उसकी लड़ाई में एक अहम मोहरा था। लेडी एंड हयान की शानदार प्रतिष्ठा के बावजूद उनकी एक खास कमजोरी थी।
टाई प्योंग ने सहमति दी, हालांकि उसकी आवाज में संदेह की एक झलक बनी रही। फिर भी कुछ ने उसे एक आखिरी सवाल पूछने को प्रेरित किया। क्या वह सचमुच उसके जैसे किसी को अपने पास रखने में सहज थी? लेडी डॉगबे ने उसकी चिंता को शांत लेकिन निर्णायक बयान से खारिज किया। उसके इरादे, चाहे जो भी हों, उसके लिए मायने नहीं रखते थे। जब तक वो नियंत्रण में थी, कुछ नहीं होने वाला था। यही मायने रखता था। अंतिम स्वर में उसने उसे माफी दी और हमेशा कृतज्ञता बनाए रखने का आदेश दिया। टाई प्योंग ने गहराई से झुककर बहुत ईमानदारी से धन्यवाद दिया। लेडी डॉगबे ने बिना और चर्चा के घोषणा की कि वे सेलेस्टियल ड्रैगन फेस्टिवल में फिर मिलेंगे। फिर वो चली गई। बीक्सियन पैलेस में वोंग हा ने टाई प्योंग के पास आकर चिंता जताई। उसने पूछा कि क्या टाई प्योंग ठीक है। कराहते हुए टाई प्योंग ने माना कि वो अपनी जिंदगी में कभी इतना गायब होना नहीं चाहता था। यानरी ने तनाव कम करने की कोशिश की और बताया कि कम से कम उन्हें कीमती जानकारी मिली है। जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था, लेडी डॉगबे टाई प्योंग को पूरी तरह दूर नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसने परेशान करने वाली बात भी कही। लेडी डॉगबे उसे लेडी एंड गुई के खिलाफ दर्शकों के सामने लड़वाना चाहती थी। वोंग हा को यह फैसला तुरंत संदिग्ध लगा। टाई प्योंग ने सहमति दी और कहा कि लेडी एंड गुई से इतने सार्वजनिक मंच पर लड़ने के लिए मजबूर करना जानबूझकर लगता है। फिर भी उसने माना कि चूंकि ये सेलेस्टियल ड्रैगन्स सोनाटा के पिछले घटनाओं का हिस्सा है, वो अभी लेडी डॉगबे के असली इरादों को नहीं समझ सकता। फिर उसने सेलेस्टियल ड्रैगन फेस्टिवल को याद किया, जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स सोनाटा में एक निर्णायक घटना थी। इसी उत्सव में उपन्यास का नायक सोल रैन पहली बार दूसरे मुख्य पुरुष अंशन से मिला था। सोल रैन को प्यार करने वाले सभी पुरुषों में से 3 सबसे अहम थे: क्राउन प्रिंस हायनवीन, जैंग ग्रे और व्हाइट डोइस्ट अंशन। टाई प्योंग ने बताया कि क्राउन प्रिंस से पहली मुलाकात एक जन्मदिन उत्सव में हुई थी, जबकि जैंग ग्रे से व्हाइट स्वॉर्ड पैलेस की गलियों में मुलाकात हुई थी। अगर सेलेस्टियल ड्रैगन फेस्टिवल में इंजन पेश हुआ तो लव सॉन्ग ऑफ द सेलेस्टियल ड्रैगन की सभी बड़ी पिछली घटनाएं पूरी हो जाएंगी। टाई प्योंग ने याद किया कि सोल रैन को जंगराम का ब्लैक पर्ल मिलेगा, जो भ्रम से सुरक्षा देता है और उसकी भविष्य की लड़ाइयों के लिए जरूरी है। यह वो वस्तु थी जो सेलेस्टियल प्रिंसेस बनने के लिए चाहिए। सोल रैन की ओर मुड़कर उसने पूछा कि क्या वो उत्सव के दौरान नायोन साइट पर होगी। उसने हाँ कहा, क्योंकि लेडी आओ खुद वहां होगी तो हेवनली ड्रैगन हॉल की सभी नौकरानियों को आना था। टाई प्योंग ने उसे अपने रोल पर ध्यान देने को कहा कि वो व्याकुलता बर्दाश्त नहीं कर सकती। सी ने विरोध किया, ये तर्क देते हुए कि टाई प्योंग की जान भी उतनी ही अहम है। फिर भी टाई प्योंग अड़िग रहा। उसका कर्तव्य हेवनली ड्रैगन हॉल के साथ था। उसने घोषणा की कि लेडी धा से जुड़े मामले व्हाइट स्वॉर्ड पैलेस संभालेगा। मन ही मन उसने माना कि यह उत्सव दोनों के लिए कितना निर्णायक होगा। उसने संकल्प लिया कि वो इसे पूरा करेगा। सीन को एंशन से अपना रिश्ता मजबूत करना था और ब्लैक पर्ल हासिल करना था, जबकि वो अकेले लेडी डॉगबे का सामना करेगा। इस बीच फायर फीनिक्स पैलेस में हेडमेड ने लेडी कंसोर्ट हा को लेडी डॉगबे का पत्र दिया। लेडी कंसोर्ट हा ने कहा कि उसने इसे पहले ही पढ़ लिया। उस आदमी से फिर तलवारबाजी की मांग थी। उसने माना कि मना करना तर्कसंगत लगता था, लेकिन चुनौती से बचना समझदारी नहीं होगी। उसने फैसला किया कि इसे राजनीतिक चाल की बजाय अपनी तलवारबाजी को निखारने का मौका मानेगी। साथ ही व्हाइट टाइगर पैलेस ने एक सुंदर कढ़ाई वाला सुगंधित थैला भेजा था। लेडी कंसोर्ट हा ने इसकी शिल्पकला की तारीफ की। इतनी मेहनत के बाद मना करना असभ्यता होती। उसने थैले को अपने तलवार के हैंडल पर बांधने का आदेश दिया, इसे सही सजावट मानते हुए। जब हेडमेड ने इसे बांधा, उसने जोर से सोचा। शायद चीफ हैंडमेड वैन ने भी यही सोचा था कि कभी कभी दया का जवाब विश्वासघात से मिलता है। बरामदे पर बैठे टाई प्योंग के विचार यानरी के पहले कहे शब्दों की ओर भटक गए। अगर सब कुछ उसकी भविष्यवाणी के मुताबिक हुआ तो नोबल कंसोर्ट हाल्स का दिल जीतकर और उसकी हैसियत को दूसरी क्राउन प्रिंसेसेस के बराबर लाकर भविष्य की मुश्किलें रोकी जा सकती थी। अगर एंशन को सेलेस्टियल ड्रैगन फेस्टिवल में पेश किया गया तो सेलेस्टियल ड्रैगन्स सोनाटा की सभी प्रमुख ली घटनाएं पूरी हो जाएंगी। टाई प्योंग ने याद किया कि सोल रैन को जंगराम की काली मोती मिलेगी, जो भ्रमों से सुरक्षा देती थी और उसके भविष्य के संघर्षों के लिए जरूरी थी। ये वो वस्तु थी जो सेलेस्टियल प्रिंसेस बनने के लिए चाहिए थी। सोल रैन की ओर मुड़कर उसने पूछा कि क्या वो उत्सव के दौरान नायोन साइट पर होगी। उसने पुष्टि की, ये समझाते हुए कि लेडी आओ की मौजूदगी के कारण हेवनली ड्रैगन हॉल की सभी नौकरानियों को वहां होना था। टाई प्योंग ने उसे अपनी भूमिका पर ध्यान देने को कहा, यह बताते हुए कि वो व्याकुलता बर्दाश्त नहीं कर सकती। सी ने विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि टाई प्योंग की जान भी उतनी ही अहम है। फिर भी टाई प्योंग अड़िग रहा। उसका कर्तव्य हेवनली ड्रैगन हॉल के साथ था। उसने घोषणा की कि लेडी धा से जुड़े मामले व्हाइट स्वॉर्ड पैलेस संभालेगा। मन ही मन उसने माना कि यह उत्सव दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। उसने संकल्प लिया कि वो इसे पूरा करेगा।
सीन को एंशन से अपना संबंध मजबूत करना था और काली मोती हासिल करनी थी, जबकि वो लेडी डॉगबे का अकेले सामना करेगा। इस बीच फायर फीनिक्स पैलेस में हेडमेड ने लेडी एंड हयान को लेडी डॉगबे का पत्र दिया। लेडी एंड ने कहा कि उसने इसे पहले ही पढ़ लिया था। उस पुरुष से फिर तलवारबाजी करने की मांग थी। उसने माना कि मना करना तर्कसंगत लगता है, लेकिन चुनौती से बचना समझदारी नहीं होगी। उसने फैसला किया कि इसे राजनीतिक चाल की बजाय अपनी तलवारबाजी को निखारने का मौका मानेगी। इसके अलावा व्हाइट टाइगर पैलेस ने एक सुंदर कढ़ाई वाला सुगंधित थैली भेंट की थी। लेडी एंड ने इसकी शिल्पकला की तारीफ की। इतनी मेहनत के बाद मना करना असभ्यता होती। उसने थैली को अपने तलवार के हैंडल से बांधने का आदेश दिया, इसे उचित सजावट मानते हुए। जब हेडमेड इसे बांध रही थी, उसने जोर से सोचा कि शायद चीफ हैंडमेड वैन ने भी यही सोचा होगा। कभी कभी दया का जवाब विश्वासघात से मिलता है। बरामदे पर बैठे टाई प्योंग ने यानरी के पहले कहे शब्दों पर विचार किया। अगर सब कुछ उसकी भविष्यवाणी के अनुसार हुआ तो नोबल कंसोर्ट हाल का दिल जीतकर और उसकी हैसियत को दूसरी क्राउन प्रिंसेसेस के बराबर लाकर भविष्य की परेशानियां रोकी जा सकती थी। तो एल्डर इतना जिद्दी क्यों था कि एनिस उसके साथ रहे? ये सवाल टाई प्योंग के विचारों पर छाया की तरह मंडराता रहा। महल के दूसरे हिस्से में रॉयल कंसोर्ट हारम की मौजूदगी ने कक्ष को शांत अधिकार से भर दिया। उसने लेडी डॉगबे से बात की और सेलेस्टियल ड्रैगन फेस्टिवल का जिक्र किया, ये कहते हुए कि ये इनबोंग हा परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने का सही मौका है। उसके शब्दों में पुरानी यादों की झलक थी, जब उसने इनर पैलेस में उपपत्नी के रूप में अपने दिन याद किए। तब अधिकार जताने के मौके कम थे, लेकिन अब लेडी डॉगबे के कुलीन समर्थन हासिल करने से हालात बदल गए थे। उसने लेडी डॉगबे को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाई। उसका तीखा स्वर चेतावनी दे रहा था। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेडी डॉगबे चुप रही, लेकिन हर शब्द को गौर से सुना, ये जानते हुए कि दाव पर क्या है। उत्सव मैदान जीवन से भरे थे। हवा हंसी और सड़क के खाने की खुशबू से गाढ़ी थी। यानरी की आवाज शोर को चीरती हुई आई। उसका उत्साह साफ था। जब उसने टाई प्योंग को सूर्यास्त से पहले दुकानों को देखने के लिए उकसाया, जब उसने पूछा कि क्या उन्हें व्हाइट लोटस पैलेस नहीं जाना चाहिए, यानरी ने भरोसा दिलाया कि उसने सारी जरूरी चीजें संभाली है। वो एक दिन के उत्सव को व्हाइट स्वॉर्ड पैलेस में बंद होकर नहीं बिताना चाहती थी। उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। लेकिन टाई प्योंग असहज रहा। उत्सव सामान्य लगता था, पर लेडी कंसोर्ट की मौजूदगी से वो अपनी थकान नहीं झटक सका। भीड़ के बीच चलते हुए खुशहाल माहौल और उसकी चिंताओं का अंतर उसे परेशान कर रहा था। एक आवाज ने उसके विचारों को तोड़ा, ये टिप्पणी करते हुए कि वो उत्सव का कितना आनंद ले रहा है। टाई प्योंग ने सहज रूप से इनकार किया, लेकिन जैंग ग्रे हंसा और उसके सही समय पर आने की बात कही। टाई प्योंग ने हिचकते हुए मंच का रास्ता पूछा। जवाब में जैंग ग्रे ने उसे एक टोकन दिया, ये बताते हुए कि ये उन्हें पहरेदारों के पास से गुजरने देगा। तंबू तक पहुंचकर टाई प्योंग ने टोकन दिखाया और अंदर कदम रखा। टाई प्योंग ने अपने दिन के प्रतिद्वंद्वी से मिलने के सम्मान को स्वीकार किया। फायर फीनिक्स प्रिंसेस के चेहरे पर पहचान की झलक दिखी। उसका चेहरा एक पल के लिए खुशी से चमका, फिर उसने खुद को संभाला। उसने ठंडे स्वर में कहा कि टाई प्योंग नहीं बदला, जिस पर उसने विनम्रता से अपनी कमियां स्वीकार की। उसने इस विचार को खारिज किया और कहा कि जब तक वो समझता है और कुछ कहने की जरूरत नहीं। खुद को माफी मांगते हुए टाई प्योंग ने उसकी तैयारियों में बाधा डालने के लिए क्षमा मांगी और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने तुरंत उसे रोक दिया। बिना इजाजत पीछे हटने के लिए डांटा और उसे ढीठ मूर्ख कहा। उसने मांग की कि वो असली तलवार ले और मंच पर चढ़े। जब वो हिचकिचाया तो उसने दबाव डाला, ये पूछते हुए कि क्या वो नोबल कंसोर्ट के सीधे आदेश को ठुकरा रहा है। उसकी आवाज की तीखापन ने उसे बहस की गुंजाइश नहीं दी। उसने उसे डांटना जारी रखा। उसे नाकारा कहकर पूछा कि वो इस तरह से महल में कैसे रहने की उम्मीद करता है। फिर जैसे उसके हिचकिचाहट के पीछे कोई गहरा कारण भांपते हुए उसने जोर से अनुमान लगाया, क्या कोई और बात उसे तलवार खींचने से रोक रही थी। टाई प्योंग ने रुककर कबूल किया कि बचपन में किसी को चोट पहुंचाने की याद ने उसके दिल पर एक निशान छोड़ा था, जो अभी भी उसे परेशान करता है। अपनी हिचक के बावजूद वो लेडी कंसोर्ट के उसके लिए किए गए प्रयासों को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने हताशा में बुदबुदाया, पर अंदर से प्रभावित था। लेडी इन ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए उसे घमंडी मूर्ख कहा। उसने घोषणा की कि ये उसकी बेशर्मी को सुधारने का सही मौका है। टाई प्योंग ने सीधा होकर वादा किया कि वो बेदाग प्रदर्शन देगा। उसने ठंडे स्वर में उसके शब्दों को स्वीकार किया और कहा कि वो उसे मंच पर देखेगी। जैसे ही मार्शल आर्ट प्रदर्शन शुरू हुआ, दर्शक प्रशंसा में बुदबुदाए। फायर फीनिक्स प्रिंसेस लंबी और शानदार फायर फीनिक्स पैलेस के अनुरूप ग्रेस और संतुलन की मिसाल थी। उसने भीड़ को संबोधित किया, सेलेस्टियल ड्रैगन की सुरक्षा में क्लियर वाटर की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। तरल सटीकता के साथ उसने अपनी तलवार खींची और रोक लिया। टाई प्योंग ने भी ऐसा किया, खुद को व्हाइट सेज पैलेस के सोल टाई प्योंग के रूप में पेश किया। लेडी इन ने संकेत दिया
और टाई प्योंग को आगे बढ़ने को कहा। उनकी तलवारें शानदार ढंग से टकराईं। टाई प्योंग ने एक तेज वार से बचा और तेजी से जवाबी हमला किया, लेकिन लेडी इंग की शानदार कुशलता ने उसे रोक दिया। लड़ाई जोरदार थी, उनकी हरकतें सटीक और सोची समझी थी। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। लेडी कॉन्सोर्डा की तलवार से बंधा थैला खुल गया। हवा में एक अनजानी खुशबू फैल गई। उसने अनजाने में सांस ली। उसके चेहरे पर हैरानी झलकी। उसकी सांसें भारी और अस्थिर हो गई। टाई प्योंग ने तुरंत देखा। उसके चेहरे पर चिंता छा गई। जब उसने उसे डगमगाते देखा, उसका संतुलन बिगड़ गया। तलवार उसके हाथ से फिसल गई और वो जोर से खांसने लगी। तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए वो आगे बढ़ा। उसकी आवाज में चिंता थी। जब उसने पूछा कि क्या वो ठीक है, उसने कहा कि अगर उसे चक्कर आ रहा है तो लेट जाए। उसकी चिंता बढ़ गई जब उसने उसके गालों पर लाली फैलते देखी। उसकी नजर उस पर टिकी, धुंधली लेकिन गहरी। जब उसने पूछा कि क्या वो उसे सुन सकती है, तो उसने कमजोर स्वर में कहा कि हाँ, और दबाव डालने पर उसने उसकी पहचान की पुष्टि की। उसे व्हाइट सेज पैलेस का सोल टाई प्योंग कहा। लेकिन फिर उसका चेहरा बदल गया। उसकी आवाज कांपी और कांपते हाथों से उसने उसके लिए हाथ बढ़ाया। उसने कुछ अप्रत्याशित कबूल किया कि वो उसे कभी नहीं भूली, एक बार भी नहीं। हालात गंभीर हो गए जब उसने मासूम, विनती भरी आंखों से एक हताश अनुरोध किया। उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ने को कहा। टाई प्योंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई जब उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है, बहुत गलत। उसकी प्रवृत्ति चीख रही थी कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। हवा अचानक दमघुंटू लगने लगी। उसके दिमाग में एक जरूरी विचार गूंजा। उसे खुद को संभालना होगा, वरना वो इससे बच नहीं पाएगा।